Am I audible? पूछिए एक बार बच्चों से Am I audible? बेटा आवाज आ रही है तो एक बार आप मैसेज कमेंट करके बता दीजिए, है ना? Am I audible? अभी तक तो कोई बच्चा आया नहीं। इसमें देखिए, हेलो, Am I audible? मैं लिखता हूं तब तक। Am I audible? No, it's all clear, है ना? बच्चे आए? All right, dear students, चलें फिर तो शुरू करते हैं। देखें बेटा, आज की इस क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो AMU 11th एंट्रेंस में इंग्लिश वाला पार्ट है बेटा, उसका ये शॉर्ट वन है, मैराथन क्लास जिसको आप बोल सकते हैं। इसमें हम लोग ग्रामर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो यूजुअली पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे, चेरी पिक। ठीक है, तो जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले जो आपको टॉपिक लिखा हुआ है बेटा, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लिखा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये टॉपिक है बेटा। ठीक है, तो इसमें तीन वर्ड्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। तो सबसे पहले आप हम एक एक करके समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है बेटा। सब्जेक्ट, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में भी आप बात करते हैं आप उसको सब्जेक्ट कहते हैं बेटा। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि आप बात किसके बारे में करते हैं, तो बात सिर्फ और सिर्फ व्हेन इट कम्स टू ग्रामर एंड सब्जेक्ट। ठीक है, तो दो ही चीजों के बारे में आप बात करते हैं, एक है बेटा नाउन, नाउन और दूसरा प्रोनाउन। ठीक है, सो ओनली अ नाउन और अ प्रोनाउन कैन बी द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, और समथिंग दैट एक्ट्स एज अ नाउन और अ प्रोनाउन कैन बी द सब्जेक्ट। तो बेटा ये चीज याद रखना कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट बनने का हक दो चीजों को है, नाउन और प्रोनाउन को, या फिर कोई भी चीज जो सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है तो वो नाउन या प्रोनाउन होगी। तो आपको बेटा क्या करना है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट दिखाना है। तो पहले मैंने आपको ये बता दिया कि सब्जेक्ट क्या होता है। इसमें एक चीज और समझिए बेटा, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी। ठीक है, तब आपको ये बेहतर समझ में आएगा। नाउन और प्रोनाउन सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं बनते, दे ऑल्सो बिकम्स द ऑब्जेक्ट। सो नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट भी होते हैं। तो अब आपके जहन में कभी भी नाउन और प्रोनाउन को लेकर जो चीज आएगी वो क्या आनी चाहिए कि ईदर इट विल एक्ट एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट बनेंगे तो किसके बनेंगे बेटा, अब वो चीज देखें। तो अगर नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं है तो वो बेटा वो ऑब्जेक्ट होंगे। ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के होते हैं, वर्ब के, मतलब वर्ब के बाद आप नाउन या प्रोनाउन को लिखते हो, या फिर बेटा प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन को लिखते हो। जब आप वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन को लिखते हो तो देन दे आर कॉल्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब और प्रेपोजिशन, है ना। तो ऑब्जेक्ट सिर्फ दो ही चीजों के होते हैं, वर्ब और प्रेपोजिशन के। ऑब्जेक्ट होते क्या है, नाउन या प्रोनाउन। अब मैं इसको आपको एक इक्वेशन के थ्रू समझाता हूं। देखें बेटा, ये अल्फा है, बीटा है, गामा है और ये फाई है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा फाई, ये चीज दी हुई है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बेटा ये जो हमारा बीटा है ये वर्ब है, और अल्फा हमारा सब्जेक्ट है, और ये फाई बेटा ऑब्जेक्ट है ना। मतलब अल्फा बीटा गामा फाई ये है, जिसमें से बीटा वर्ब है हमारी, अल्फा सब्जेक्ट है और फाई ऑब्जेक्ट है। तो अब आपको अल्फा बीटा गामा और फाई का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा प्रेपोजिशन है। चले तो हम एक एक करके देखते हैं। अगर बेटा मैंने कह दिया कि अल्फा सब्जेक्ट है, तो आपको मैंने क्या बताया कि इस दुनिया में सब्जेक्ट बनने का हक सिर्फ और सिर्फ दो चीजों को होता है, या तो नाउन को या प्रोनाउन को। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये अल्फा एडजेक्टिव हो सकता है, क्या ये प्रेपोजिशन हो सकता है, क्या ये एडवर्ब हो सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बेटा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये सब्जेक्ट है। तो अगर सब्जेक्ट है तो ईदर इट विल बी नाउन और अ
प्रोनाउन, तो या तो ये नाउन होगा अल्फा या प्रोनाउन होगा। इसके अलावा ना ये एडजेक्टिव हो सकता है, ना प्रेपोजिशन हो सकता है, ना कंजंक्शन हो सकता है। अब इधर आ जाते हैं कि बीटा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये वर्ब है। और अब एक चीज देखें, आपको मैंने ये क्या बताया बेटा कि ये जो फाई है ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी नाउन या प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब मैं आपसे इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछूं कि इस वर्ड का गामा का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, क्या होगा बेटा? तो या तो ये वर्ब हो सकती है, क्योंकि अगर कोई भी चीज ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट या तो आप वर्ब के बाद लिखते हो या फिर बेटा प्रेपोजिशन के बाद लिखते हो। तो ये जो फाई है बेटा या तो ये वर्ब हो सकती है या प्रेपोजिशन हो सकती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा कि नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट बनते हैं या ऑब्जेक्ट बनते हैं? अगर वो ऑब्जेक्ट हैं तो या तो वो वर्ब के होंगे या प्रेपोजिशन के होंगे, है ना। मैं एक एग्जांपल और आपको देता हूं, इधर देखें, मैं एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूं आपको, एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूं। देखिए बेटा, लाइवा वेंट, लाइवा वेंट टू कॉलेज यस्टरडे। ठीक है, ये आपने लिखा। अब देखिए बेटा, आपने यहां पे लाइवा लिखा, ये एक नाउन है। ठीक है, आपने ये वेंट एक वर्ब लिखी, फिर आपने टू लिख दिया, दिस इज प्रेपोजिशन। फिर आपने ये कॉलेज लिखा, ये भी नाउन है। ठीक है, यूजुअली व्हेन यू राइट अ नाउन और अ प्रोनाउन बिफोर अ वर्ब इट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट। तो अब यहां पर अगर आप एक वर्ब से पहले एक नाउन को लिख रहे हैं तो बेटा ये क्या हो जाएगा, यहां पर लाइवा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये वेंट वर्ब लिखी हुई है बेटा, फिर आपने ये टू प्रेपोजिशन लिखा है, और इस वेंट वर्ब के बाद ना आपने नाउन लिखा ना प्रोनाउन लिखा, आपने क्या करा बेटा, एक प्रेपोजिशन लिखी और उस प्रेपोजिशन के बाद आपने एक नाउन या प्रोनाउन लिखा है। सो दिस वर्ड कॉलेज विच इज रिटन आफ्टर अ प्रेपोजिशन, तो अब आप इसको क्या बोलेंगे कि ये कॉलेज इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि इस वर्ब का। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। जब आप किसी नाउन या प्रोनाउन को एक प्रेपोजिशन के बाद लिखते हैं तो वो नाउन या प्रोनाउन एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ना कि सॉरी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ना कि बेटा वर्ब का। तो ऐसी वर्ब बेटा जिनके बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं लिखा होता है बल्कि एक प्रेपोजिशन लिखी होती है फिर नाउन या प्रोनाउन लिखा होता है, तो उन वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रांजिटिव वर्ब। सो इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस द वर्ब वेंट इज इंट्रांजिटिव, और ये कॉलेज वर्ड बेटा इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं बेटा, वो भी देखिएगा। एक लिख देते हैं, अयान गेव मी अ गिफ्ट। अयान गेव मी अ गिफ्ट, ये लिखा बेटा आपने। अब यहां पर आपने गेव वर्ब लिखी, ठीक है, मी एक आपने प्रोनाउन लिख दिया, और आ गिफ्ट एक बेटा आपने नाउन लिख दिया। अब इस सेंटेंस में बेटा आपने जो एक नाउन और प्रोनाउन लिखा है उसको आपने एक वर्ब के बाद लिखा है, वर्ब के बाद। ठीक है, अच्छा मी आप देखेंगे तो ये होम का आंसर है, होम का, और आ गिफ्ट देखेंगे बेटा तो ये व्हाट का आंसर है। ठीक है, एक सेंटेंस में अगर आपने होम से या व्हाट से आंसर क्वेश्चन किया है और उसका जो आपको आंसर मिल रहा है बेटा, तो वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। होम के आंसर्स बेटा पर्सन होते हैं, मी एक इंसान है, पर्सन है, और आ गिफ्ट बेटा नाउन ये भी है बट ये थिंग है। तो होम और व्हाट के आंसर्स वर्ब के ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, एंड दे आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। एक बात, दूसरी बात ये बेटा होम से जो आंसर होता है वो पर्सन होता है, व्हाट का आंसर थिंग होता है। अब देखें यहां पर आपने ये जो नाउन या प्रोनाउन लिखा है वो एक वर्ब के बाद लिखा है, तो अब आप इस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब? अ वर्ब दैट रिक्वायर्स द आंसर ऑफ व्हाट और whom, सच अ वर्ब इज कॉल्ड एज ट्रांजिटिव वर्ब। और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बताएं आपको, तो ऐसी वर्ब जिसके बाद आपने नाउन या प्रोनाउन लिखा है बेटा, उस वर्ब को आप ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हो। इज इट क्लियर बेटा? इतना आपके समझ में आया? तो मैंने अभी आपको क्या बताया था बेटा कि देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा। ठीक है, तो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं, नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट होते हैं। जब आप किसी नाउन या प्रोनाउन को वर्ब के बाद लिखते हो तो देन दे आर कॉल्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सच अ वर्ब इज कॉल्ड एज ट्रांजिटिव वर्ब व्हेन यू राइट अ नाउन और अ प्रोनाउन आफ्टर अ preposition, then these noun or pronoun are termed as the object of preposition,
और फिर उस वर्ब को हम इंट्रांजिटिव बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। सब कोई भी चीज अगर सब्जेक्ट का काम कर रही है बेटा तो वो नाउन या प्रोनाउन होगी। अब हम अगली बात आते हैं वर्ब के ऊपर। वर्ब के ऊपर भी मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या होती है ये थोड़ा सा देखना बेटा। वर्ब, वर्ब के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चे वैसे बोलते हैं, आप सब स्कूल में पढ़ा होगा, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। इट इज इनकरेक्ट। अ वर्ब इज नॉट एन एक्शन वर्ड, दिस इज एन इनकम्प्लीट डेफिनेशन। वर्ब का अपना खुद का मीनिंग बेटा वर्ड होता है। वर्ड, वर्ब इज अ वर्ड। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज वर्ब, सो इट इज अ वर्ड। नाउ व्हाट डज दिस वर्ड डू, वो अब मैं बताता हूं कि ये वर्ड है वर्ब, ये करता क्या है। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो बेटा या तो एक्शन दिखाता है या स्टेट दिखाता है। वर्ब इज सच अ वर्ड विच ईदर शो एक्शन और स्टेट। एक्शन में दो चीजें आ जाती हैं बेटा, डूइंग और हैपनिंग। डूइंग और हैपनिंग। डूइंग का मतलब मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने किसी को किल कर दिया तो ये डूइंग हो गई। ठीक है, कोई खुद से मर गया तो ये बेटा हैपनिंग हो गई। ठीक है, जैसे कोई आदमी अचानक से गिर गया तो ये बेटा क्या हो गई, हैपनिंग हो गई। ऐसी वर्ब बेटा जो डूइंग नहीं होती है वो या तो हैपनिंग होंगी या स्टेट होंगी। सो एक्शन का मतलब यही चीज होती है, या तो आपने कुछ कर दिया या आपको कुछ हो गया। ठीक है, नाउ आई एम टेलिंग यू एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। जितनी भी हैपनिंग्स होती हैं वो सारी की सारी इंट्रांजिटिव होती हैं। ऑल हैपनिंग्स आर इंट्रांजिटिव, जो जिसमें आप कुछ नहीं करते, खुद अपने आप से हो जाता है। ऑल हैपनिंग वर्ब्स आर इंट्रांजिटिव, आर इंट्रांजिटिव। ये वाली बात याद रखना। ऑल हैपनिंग वर्ब्स आर इंट्रांजिटिव। व्हाट डज इट मीन? यू कैन नेवर राइट अ नाउन और अ प्रोनाउन आफ्टर अ हैपनिंग वर्ब, है ना बेटा? तो ये चीज याद रखना। तो वर्ब का मतलब बेटा एक्शन या स्टेट। एक्शन में दो चीजें आती हैं, डूइंग या हैपनिंग। अब आता है स्टेट बेटा, जैसे हम कहेंगे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। ठीक है, शी इज इल, शी वॉज लिख लो यहां, शी वॉज इल। अब यहां पर आपने एम लिखा, यहां वॉज लिखा। दीज आर मेन वर्ब नॉट हेल्पिंग वर्ब, अभी मैं आपको बताऊंगा। दीज आर मेन वर्ब। अब यहां पर तो ना बेटा वो कुछ कर रहा है, आई एम हैप्पी में उसने कोई काम नहीं किया, ना उसको कुछ हुआ, सिंपली एक उसकी स्टेट दिखा रहा है कि वो खुश है। अगर हम कहते हैं शी वॉज इल, तो यहां पर वॉज वर्ब ना तो डूइंग दिखा रही है ना हैपनिंग दिखा रही है, सिंपल एक स्टेट दिखा रही है उसकी कि शी इज इल, बीमार है बेटा। सो ऐसी वर्ब विच नाइदर शो डूइंग नॉर एनी हैपनिंग आर कॉल्ड एज बेटा स्टैटिव वर्ब, या फिर आप उनको सिंपली ये बोल देते हैं कि वो स्टेट्स दिखाती है। तो अब जब भी कोई आपसे सवाल पूछेगा कि डिफाइन वर्ब, तो वर्ब को लेके आपको ये बोलना है कि वर्ब इज अ वर्ड। अब ये आगे पूछे कि वो वर्ड क्या करता है, तब आप ये बताएंगे कि वर्ब इज सच अ वर्ड विच शो एक्शन और स्टेट। अब एक्शन में दो चीजें आ जाती हैं, या तो डूइंग या हैपनिंग। डूइंग का मतलब आपने कुछ कर दिया, ठीक है, तो डूइंग हो गई, आपको कुछ हो गया तो हैपनिंग हो गई। फिर मैंने एक चीज आपको और बताई कि जितनी भी हैपनिंग्स होती हैं दे ऑल आर इंट्रांजिटिव। व्हाट डज इट मीन? You can never write a pronoun or a noun after an intransitive verb. इतनी बात समझ में आई बेटा? ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बात समझ में आई कि वर्ब दो तरीके भी, आप इस तरीके से वर्ब को आप कैटेगराइज कर सकते हो कि वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव का मतलब जिसके बाद नाउन या प्रोनाउन लिखा है, इंट्रांजिटिव का मतलब जिसके बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं लिखा है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे बेटा, मैं एक मिनट कमेंट्स भी देख लेता हूँ। 3 दिन में हो सकता है क्या? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम टू एवरीबॉडी बेटा। ठीक है, देखिए हम बहुत क्विकली अच्छे सारी चीजें करेंगे और इंशाल्लाह हो जाएगा। यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, और 5 मार्क्स का ही है, बहुत ही कम पोर्शन है, तो ये आपका बोनस रहेगा, है ना? हो जाएगा इंशाल्लाह, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ये बेटा समझ में आया आपको? चलें, अब आते हैं हम लोग आगे, फिर से बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बैक जाते हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब मैंने आपको वर्ड एग्री, एक चीज और बता दो, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बारे में मतलब क्या हो गया बेटा? ठीक है, अब देखना यहां से चीजें आपकी शुरू होती है, इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, उसका वर्ब के साथ आपको एग्रीमेंट बताना है। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे हम ये कह दें कि लाइबा
आर हैप्पी, दे इज प्लेइंग फुटबॉल। अब आप लोग कहेंगे कि ये सेंटेंसेस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं, एंड द रीजन बिहाइंड इट इज दैट कि यहां पर आपने लाइबा लिखा विच इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ आपने आर लिख दिया, ठीक है। फिर यहां पर आपने दे लिखा विच इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ आपने इज लिख दिया। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब बेटा ये है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि सर हमें कैसे पता चलेगा वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वेदर द वर्ब इज सिंगुलर, वेदर द सब्जेक्ट इज प्लूरल और वेदर द वर्ब इज प्लूरल। तो वो मैं आपको बता देता हूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। इधर देखना, पहले तो मैं एक बार सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बारे में लिख देता हूं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ये आप याद रखना बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ठीक है। ही, शी, इट, समथिंग, नथिंग, somebody, nobody, everybody, none, no, one, ठीक है, each of, one of, ये, या फिर हम किसी का नाम लिख दें बेटा, अलीना, अयान, दीज ऑल आर बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर वर्ब लिखनी चाहिए। अब मैं आपको सिंगुलर वर्ब भी लिख देता हूं, सिंगुलर वर्ब्स, सिंगुलर वर्ब्स। तो देखे बेटा, याद रखना जब आप किसी वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हो तो इट इज अ सिंगुलर इन नेचर, ठीक है। वर्ब में अगर एस या ईएस ऐड किया हुआ है तो वर्ब सिंगुलर होती है, और जब आप किसी नाउन में बेटा एस या ईएस ऐड करते हो, नाउन में एस या ईएस ऐड करते हो तो नाउन प्लूरल हो जाता है। बट कंट्रारी टू इट, व्हेन वी ऐड एस और ईएस इन अ वर्ब देन इट बिकम्स सिंगुलर, ठीक है। तो वर्ब में एस या ईएस लगाए तो वर्ब सिंगुलर होगी, या फिर कहीं बेटा इज लिखा हुआ है, वॉज लिखा हुआ है, डज लिखा हुआ है, ठीक है, हैज लिखा हुआ है बेटा, है ना। तो ये सारी वर्ब बेटा सिंगुलर वर्ब होती हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक प्लूरल वर्ब। इज इट क्लियर बेटा? तो ये चीज याद रखना कि ये वर्ब हमारी सिंगुलर वर्ब है ना, इज, वॉज, डज, हैज, ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब है। तो इन सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लिखना, दीज आर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अब आ जाते हैं बेटा हम प्लूरल सब्जेक्ट्स पर, कि प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट देखें बेटा, वी, यू, दे, उसके बाद बेटा लिखना अ नंबर ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, है ना बेटा, 70% ऑफ, 70% ऑफ, 3/4 ऑफ, सम ऑफ, अभी इनको मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है, 1/3 ऑफ, ठीक है। या फिर बेटा हम दो नाउन्स हैं, अयान एंड अलीना, ठीक है, ये बेटा प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप प्लूरल वर्ब लिखते हो। अब मैं आपको प्लूरल वर्ब बता देता हूं कि क्या होती है बेटा। जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हो, जिसको हम लोग बेस फॉर्म भी बोलते हैं, बेस फॉर्म, ठीक है। बेस फॉर्म का मतलब जैसे बेटा हमने गो लिखा और गोज लिखा, बोथ आर द फर्स्ट फॉर्म, दोनों ही फर्स्ट फॉर्म है। बच्चे ऐसे याद करते हैं कि 5 फॉर्म होती है वर्ब की, V1, V2, V3, V4, V5, नहीं, V5 कुछ नहीं होती बेटा। गो एंड गोज बोथ आर द बेस फॉर्म, लेकिन सॉरी फर्स्ट फॉर्म, गो बेटा बेस फॉर्म ये बेस फॉर्म है, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की फॉर्म है ना। तो जब
कुछ लोग B1 को ही बेस फॉर्म बोल देते हैं, तो आप ऐसे याद रखना, बिना S या ES के लिखी गई फर्स्ट फॉर्म को आप बेस फॉर्म बोलते हो, और बेस फॉर्म प्लूरल होती है ना। उसके बाद मैं आपको बताता हूं डू, पहले ऐसे लिखें आप, आर, वर, डू, हैव, ठीक है बेटा, ये प्लूरल वर्ब है। उसके बाद एक चीज देखें बेटा यहां पर, जैसे बेटा डिड है, हैड है, या फिर जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स लाइक कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, ये वर्ब बेटा ना सिंगुलर होती है ना प्लूरल होती है। डिड, हैड और सारी मॉडल वर्ब्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द सिंगुलैरिटी और द प्लूरैलिटी ऑफ द सब्जेक्ट सेम यूज होती है बेटा। तो ना आप ये नहीं कह सकते कि डिड सिंगुलर है या फिर कैन प्लूरल है, ये सिंगुलर, नाइदर सिंगुलर नॉर प्लूरल, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट और टाइप ऑफ सब्जेक्ट सबके साथ यूज हो जाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि ही कैन गो देयर, और आप ये भी बोल सकते हैं वी कैन गो देयर। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ आपने कैन का यूज कर दिया, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ भी आपने कैन का यूज कर दिया। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बेटा प्लूरल वर्ब आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बार आप मुझे कमेंट करके बताएं, एक बार बताएं बेटा कमेंट करके, इज इट क्लियर? सर थोड़ा क्लियर प्लीज। यस मेरा बस बायो अभी तक कुछ नहीं बेटा, दिस इज नॉट द बायो क्लास, ठीक है, इंग्लिश की क्लास है। एक बार मुझे बताएं, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू जितना मैंने अभी तक बताया आपको? और इंग्लिश बेटा आपके लिए बोनस रहेगा, 5 मार्क्स आपको फ्री में मिल सकते हैं। ओके बेटा, ऑल राइट, सो सब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग इट्स क्लियर, ठीक है, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। इट्स एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, वोकैब भी कल हम पढ़ाएंगे, ठीक है। काजिम अकील नाम है बेटा, 6 साल हो गए। I don't say I don't consider myself as a teacher. Still learning, pursuing law and learning English for the last 6 years. ठीक है, BLLB वाले बच्चों को पढ़ाता हूं मैं, और BLLB, MBA, BA, ठीक है। नदीम सर और अजीम सर जो आपको पढ़ाते हैं वो मेरे भी टीचर रहे हैं, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। तो 6 साल हो गए सीखते हुए, और वो मेरे भी टीचर हैं। एंड आई मस्ट टेल यू बेटा, पूरे अलीगढ़ में सबसे बेस्ट फैकल्टी अगर कोई है फिजिक्स की तो दैट इज नदीम सर, और बायो की अजीम सर, खुद मैंने सर से पढ़ा है, ठीक है, और आपको कहीं नहीं मिलेगी। वन ऑफ द टॉप नॉच फैकल्टीज ऑफ फिजिक्स एंड बायो इन अलीगढ़ तो है ही बेटा, उसके साथ आप यूपी में भी बोल सकते हैं, बहुत ही शानदार, ठीक है। तो जो सर पढ़ा देंगे हो जाएगा काम उसमें, तो आई रियली रेस्पेक्ट हिम अ लॉट। मिलते हैं वहां पे, परवेज मेरा भी वही है, तो चलें, तो यहां पर हो गया, तो नहीं है फकीर सर है, अरे तो कोई बात नहीं, चलें अब आगे शुरू करते हैं बेटा। उसमें देखना, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है, अगर आए तो वो हम एक एक करके शुरू करते हैं बेटा। देखें पहला, देखें यूजुअली क्या होता है बेटा कि जब आप किसी, इधर से लिखते हैं बेटा, इधर से देखना बेटा, I and he dash happy, I he with Alina dash happy, और एक देखें I और अलीना डैश हैप्पी, ये 3 सेंटेंसेस हैं, और इन्हीं 3 सेंटेंसेस के थ्रू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका पूरा हो जाएगा। देखो बेटा, जब आप दो नाउन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ते हो तो वो कंपाउंड बन जाता है, और उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो आई, एक सब्जेक्ट आई हो गया, एक यही हो गया, दो हो गया, दो सिंगुलर है, आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर इज, एम, आर,
तो एक आई हो गया, एक ही हो गया बेटा, अब ये दो हो गए तो यहां पर आर आ जाएगा। अब यहां पे लिखा आपने ही विद अलीना। अब विद प्रेपोजिशन है बेटा, विद क्या है, प्रेपोजिशन, और जब प्रेपोजिशन के बाद किसी नाउन या प्रोनाउन को लिखते हो तो वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है बेटा। अब यहां पर आपको जो वर्ब की सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखनी होती है। सब्जेक्ट बेटा हमारा यहां पर ही है, अगर ही सब्जेक्ट है तो ही के हिसाब से क्या लिखोगे बेटा, आप इज लिखोगे, इज, ना कि आर। आर मत लिख देना बेटा। ये अलीना जो है बेटा वो इस विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और हम वर्ब की सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब आपने लिखा आई और अलीना डैश हैप्पी, ठीक है, बल्कि इसको ऐसे कर लो, अलीना और आई, ऐसे लिखना। अब देखो बेटा यहां पर आपने और लिखा, और, ठीक है। अब यहां और इज एन ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, तो दोनों में से कोई एक ही सब्जेक्ट होगा, तो हम कैसे माने, यहाँ आई लिखना था, तो हम क्या मानते हैं कि बेटा जो वर्ब के करीब होता है उसको हम सब्जेक्ट मानते हैं, जैसे अलीना और आई, तो दोनों में से कोई एक ही खुश होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हम इज लिखें या एम लिखें, ठीक है, तो अगर कभी ऐसा हो तो हम वर्ब के करीब वाला लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, आई लिखा है, आई के हिसाब से क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, एम। इज इट क्लियर? तो अब मैं पहले वाले को एक्सप्लेन करता हूं, इस वाले को। यही तीन बातें हैं जो आपको सीखनी है, पहले वाले को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। जब आप दो नाउन या प्रोनाउन को एंड कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन देखना बेटा, नो बॉय एंड नो गर्ल आर प्रेजेंट, ये आपने लिखा, नो बॉय एंड नो गर्ल आर प्रेजेंट। यहां पर आपने बॉय लिखा और यहां गर्ल लिखा, ठीक है। मैंने यूजुअली बताया कि व्हेन यू ज्वाइन टू नाउन और प्रोनाउन विद द कंजंक्शन एंड देन दे टेक प्लूरल वर्ब, लेकिन यहां पर देखो बेटा, नो बॉय, नो बॉय का मतलब जीरो और नो गर्ल का मतलब भी जीरो, ठीक है, तो जीरो प्लस जीरो जीरो, तो जीरो को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, तो यहां पर क्या आएगा बेटा, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। यहां पर आपने इज लिख दिया, आर लिख दिया, तो जो कि गलत है, इज आपको लिखना पड़ेगा। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, ठीक है। Each player and each team have arrived, ये लिखा, ईच प्लेयर एंड ईच टीम हैव अराइव्ड। अब क्या होता है बेटा, मैंने बताया कि यूजुअली जब आप किस दो नाउन या प्रोनाउन को एंड कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। अब यहां पर आपने प्लेयर एक नाउन लिखा और टीम एक नाउन लिखा, दोनों ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, दोनों के साथ आपने ईच लिख दिया। अभी बात याद रखना, even if two nouns or pronouns are joined with the conjunction and, अगर उनके साथ आपने each का इस्तेमाल किया है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। रीजन अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस ये वाली बात रखना, याद रखना। अब यहां पर आप लिखोगे हैज, ठीक है। ऐसे ही बेटा अगर यहां each की जगह एवरी लिखा होता, एवरी, एवरी, तब भी सिंगुलर वर्ब ही आती है ना बेटा, तो सिंगुलर वर्ब तब भी आती है, एवरी बॉय, एवरी प्लेयर एंड एवरी टीम, तब भी है यहां पे सिंगुलर वर्ब भी आती है। तो ये बात याद रखना कि अगर नो के साथ लिखा हुआ है, ईच या एवरी के साथ दो नाउन ज्वाइंट है तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, मैं आपको और बताता हूं कुछ, देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ज्वाइंट लाइव क्लास, लाइव क्लास, एक ये लिखा, एक और लिखना, द नंबर ऑफ द selected students are quite high in drift academy, ये आपने लिख दिया। ये भी देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर का फेवरेट है बेटा ये। अब आपने लिखा आ नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, बेटा याद रखना, आ नंबर ऑफ, एक वर्ड हमारे पास ये फ्रेज है, आ नंबर ऑफ,
इसका इस्तेमाल हमेशा हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, पीसीएन का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, और इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है। द नंबर ऑफ का इस्तेमाल भी हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, द नंबर ऑफ, और इसका इस्तेमाल भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके ध्यान में आता होगा, सर कि अगर नाउन जो है वो अनकाउंटेबल है तो उसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, तो द अमाउंट ऑफ, तब आप इस्तेमाल करना द अमाउंट ऑफ, द अमाउंट ऑफ। द अमाउंट ऑफ का इस्तेमाल आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ करना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना, सिंगुलर वर्ब, मैं यहां लिख देता हूं सिंगुलर वर्ब, है ना बेटा। सो अब यहां आ नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ज्वाइन लाइव क्लासेस, अब यहां पर आपने हैज लिख दिया, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, हैव लिखो हैव। फिर द नंबर ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आर क्वाइट हाई इन ड्रिफ्ट एकेडमी, यहां पर आपने आर लिख दिया, प्लूरल वर्ब लिख दी, इज लिखो इज। इज इट क्लियर बेटा, तो याद रखना आ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ। चलें अब हम और बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो ये आई एम ओनली टचिंग दोस पॉइंट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सर मैसेज सीन करिए, बताइए बेटा क्या मैसेज सीन करना है, क्या हुआ। सर आपकी राइटिंग समझ नहीं, अच्छा राइटिंग समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, हम दोबारा से लिख देंगे। ठीक है सर प्लीज थोड़ा क्लियर लिखें। ओके बेटा मैं क्लियर लिखता हूँ, क्लियर लिखता हूँ और साफ लिखता हूँ, ठीक है। देखना बेटा, तो अब इससे पहले मैं बता देता हूं जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा, देखना ये आ नंबर ऑफ लिखा है, तो याद रखना आ नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब आती, प्लूरल वर्ब आती है, ये द नंबर ऑफ लिखा है, ठीक है, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, तो आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ याद रखना आप, ठीक है, ये वाली बात कर, द नंबर ऑफ कहीं लिखा हुआ आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और आ नंबर ऑफ लिखा हुआ आएगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। चलें अब आगे आते हैं, एक और बताता हूं, a variety of the insects, a variety of the insects are found here, the variety of fruits, एक मिनट रुक जाए बेटा, यहां पे लिखना बेटा इज, और द वैरायटी ऑफ फ्रूट्स आर क्वाइट लार्ज, ये लिखा बेटा। अब देखना बेटा, ये भी बता देता हूं आपको कि अगर कहीं आ वैरायटी ऑफ लिखा हो, आ वैरायटी ऑफ द लिखा हो, एक ये लिखा हुआ है, और एक द वैरायटी ऑफ लिखा हो, इसके साथ साथ एक सवाल और लिख लेना, एक बात पॉइंट और लिखना, ठीक है, यहां पे एक बात और, आ वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स हैज विंग्स, ये वाली बात लिखिए। देखो बेटा यहां पर आ वैरायटी ऑफ द लिखा है और यहां आ वैरायटी ऑफ लिखा है, और उसके बाद आपने इंसेक्ट्स लिखा और यहां पर भी इंसेक्ट्स लिखा है, लेकिन देखो इस इंसेक्ट्स के बाद द लिखा हुआ है और यहां पर इंसेक्ट्स के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो अगर आ वैरायटी ऑफ लिखा हुआ है और उसके बाद नाउन लिखा है आपने और उस नाउन के साथ कोई आर्टिकल या डिटरमिनर नहीं लिखा है, तो बेटा वो प्लूरल होता है। अब यहाँ पे आ वैरायटी ऑफ लिखा है तो इसके बाद प्लूरल वर्ब लिखिए, क्या लिखिए बेटा, हैव। तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि आ वैरायटी ऑफ प्लूरल वर्ब लेता है और द वैरायटी ऑफ द, अब यहां देखो आ वैरायटी ऑफ द, यहां पर दा भी आ गया और यहां दा नहीं है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, तो ये तो मैंने सिंगुलर सही लिख दिया, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, द वैरायटी ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, यहां पर आपने आर लिखा है, ये गलत है, यहां पर आप इज लिखो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये बात याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आगे बढ़ते हैं अब, तो आ वैरायटी ऑफ के साथ बेटा प्लूरल वर्ब, आ वैरायटी ऑफ द के साथ सिंगुलर वर्ब, और द वैरायटी के साथ तो सिंगुलर वर्ब आती ही है। ये इंस्टीट्यूट में बहुत सा प्रपोजल सब्जेक्ट वाला एग्रीमेंट
हाँ बेटा अब आएंगे, बस वो सब्जेक्ट इसके बाद हम लोग एक्टिव पैसिव पर आएंगे। एक्टिव पैसिव पे मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन से ट्रिक बताऊंगा और उससे सारे सवाल हो जाएंगे आपके स्टैंडर्ड पर, है ना। चलो एक दो बातें और हैं फिर हम देखते हैं। ये देखना, मैनी आ बॉयज हैव नॉट attended the class. Many boy has left the class. ये लिखा हुआ है बेटा। तो याद रखना बेटा, जब आप मैनी आ लिखते हो, मैनी आ, तो उसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। तो मैनी आ बॉय, दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट फ्रेज। और जब आप मैनी लिखते हो, मैनी, तो उसके साथ प्लूरल नाउन आता है। तो यहां पर बॉयज लिखो और वहां से बॉयज हटाओ, एस हटा दो और यहां पर एस ऐड करो। तो मैनी आ के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन और मैनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये पहला पॉइंट। एक बात। दूसरी बात, ये जब आप मैनी आ लिखते हो तो उसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा और इसके हिसाब से फिर वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ठीक है। और जब आप मैनी लिखते हो तो उसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आप प्लूरल वर्ब लिखोगे, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम है। आप मैनी आ बॉय कहें या मैनी बॉयज कहें, बोथ मीन द सेम, बट देयर इज ओनली द स्ट्रक्चरल डिफरेंस। स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, मीनिंग दोनों का सेम है ना बेटा। तो ये वाली बात याद रखना, ठीक है। एक चीज, एक दो बात और बता देता हूं, देखना बेटा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लिख दें या सम लिख दें बेटा, 70% लिख दें, ठीक है। ऑल लिख दें, ठीक है। बोथ लिख दें। तो अगर ऐसी फ्रेजेस लिखी हुई हैं बेटा, तो अब वहां पर सब्जेक्ट जो होता है वो ये होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये है, ठीक है। और ये कैसा सब्जेक्ट है बेटा? प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लिखना, आर, हैव, डू, इस तरीके से प्लूरल वर्ब लिखना, प्लूरल वर्ब, है ना बेटा। इज इट क्लियर? मैं आपको एक बात और बता देता हूं, अगर इतनी ही बात है, देखना। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं बेटा, मटेरियल नाउन, वो सब अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। और यूसीएन मतलब अनकाउंटेबल, और सारे अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर नाउन्स। ये वाली बात आप याद रखना, है ना बेटा। तो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं और सारे अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं। दैट इज व्हाई वी राइट सिंगुलर वर्ब विद देम। इज इट क्लियर बेटा? तो ये बात था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अब हम आते हैं कंजंक्शन वाले पार्ट पर। कंजंक्शन देखना, कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन बेटा जो वर्ड है, कंजंग, ज्वाइन। तो कंजंक्शन इज सच अ वर्ड दैट ज्वाइंस। अब वो किस चीज को ज्वाइन करेगा? दो वर्ड्स को ज्वाइन कर सकता है, दो फ्रेजेस को ज्वाइन कर सकता है, दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर सकता है। सो बेसिकली कंजंक्शन, इट इज अ वर्ड, इट इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस टू और मोर वर्ड्स, phrases, clauses और sentences। सो कंजंक्शन बेसिकली एक ऐसा वर्ड होता है जो ज्वाइन करता है दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को। बेटा किसमें सर व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? ऑल राइट, प्लीज कोई बायो का नोट दोगे क्लास 9th का? एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइक फीलिंग, लव, हेट। अच्छा ऑल राइट, आई एम टेलिंग यू बेटा, एब्स्ट्रैक्ट, देयर इज अ वर्ड एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड जब एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है बेटा टेकन आउट, टेकन आउट,
ठीक है, मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे कोई आदमी हेल्दी है, आप उसको हेल्दी क्यों बोल रहे हो? उसके अंदर बेटा ये हेल्थ है, हेल्थ। ठीक है बेटा, अब ये जो हेल्थ है बेटा, आपने क्या करा, इसको टेक आउट कर लिया, निकाल लिया, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैं आपको वन वन लाइन में बता दूं, सच नाउन दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय एनी ऑफ द फाइव सेंस ऑर्गन्स। ऐसे नाउन जिनको आप पांच सेंस ऑर्गन में से किसी से भी परसीव नहीं कर सकते, उसको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हो। जैसे आप कहते हो ना, बाबू से मुझ तुम्हें मोहब्बत है बहुत ज्यादा, अब बाबू से मोहब्बत है, उसको तो महसूस कर रहे हो, सेंस ऑर्गन से नहीं कर पा रहे, तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, समथिंग दैट डजंट हैव any materialistic form. Hatred, love, passion, sympathy, empathy, these all are abstract nouns बेटा। ठीक है, जिनकी materialistic form नहीं होती है। Is it clear? तो उसको आप abstract noun बोलते हो, है ना। अब आते हैं, इसको अच्छा मैं मिटा दूं, ये बात याद रखना बेटा। अब कंजंक्शन पे, तो कंजंक्शन बेटा एक ऐसा वर्ड होता है जो ज्वाइन करता है दो वर्ड्स को, दो क्लॉजेस को, दो फ्रेजेस को, और इवन दो सेंटेंसेस को। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन दो टाइप के होते हैं बेटा। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। देखो, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में तरीका बता रहा हूं याद करने का। फैन बॉयज, ऐसे करके याद करोगे, फैन बॉयज, ये एक निमोनिक है। फैन बॉयज, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर यट, और एस फॉर सो। तो फैन वॉइस इज अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसको याद करने का तरीका बेटा, ये बात याद रखना। ठीक है, फैन वॉइस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कंजंक्शन दो तरीके के होते हैं, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को आप कैसे याद कर सकते हो? फैन बॉयज करके। ठीक है, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, और यट सो। एक बात। दूसरा, नाउ द क्वेश्चन इज, के आपके ध्यान में आता होगा कि सर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में फर्क क्या है? व्हाट डज इट डू और व्हाट डू दे डू? तो अब मैं आपको बता रहा हूं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस बेटा क्या होते हैं? दे ज्वाइन स्ट्रक्चर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक और सेम रैंक। ज्वाइन structures of equivalent rank या सेम रैंक बेटा। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ते हैं। सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ने का मतलब क्या, अब वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, इधर देखना। शी इज रिच बट माइजर। आपने लिखा शी इज रिच बट माइजर। अब यहां पर देखो, आपने रिच लिखा, हर किसी को पता है कि रिच वर्ड एडजेक्टिव है। फिर आपने बट लिखा, बट क्या है बेटा? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सीआर लिख देता हूं। फिर आपने माइजर लिखा। अगर आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लिख रहे हैं तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करेगा बेटा? सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ेगा। तो बट से पहले अगर आपने एक एडजेक्टिव लिखा है विच इज, ठीक है, तो बट एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इसके बाद भी क्या आना चाहिए बेटा? एडजेक्टिव ही आना चाहिए। सो इस माइजर वर्ड को एडजेक्टिव होना जाना चाहिए। बट अगर आप डिक्शनरी में जाके देखोगे बेटा, तो मैं आपको बताता हूं कि माइजर वर्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एससीएन। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आप देखोगे तो माइजरली वर्ड जो है बेटा, ये एडजेक्टिव है। दिस इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, माइजर वर्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने बट एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लिखा, उससे पहले आपने एक एडजेक्टिव लिख दिया, तो बाद में भी एक एडजेक्टिव आना चाहिए था, लेकिन बाद में आपने एक नाउन लिख दिया, तो ये गलत हो गया। आप इसको ऐसे लिखो, माइजरली। ठीक है, तो ये मतलब होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का कि ज्वाइनिंग ऑफ इक्विवेलेंट रैंक और ज्वाइन द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेम रैंक। कि अगर
बट से पहले कुछ एक प्रोनाउन है तो उसके बाद में प्रोनाउन या नाउन होना चाहिए, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट होना चाहिए, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव होना चाहिए। अब मैं एडजेक्टिव वर्ड आ गया तो उसको लेकर दो बातें बता रहा हूं, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहीं पर देखे बेटा, इस दुनिया में डिस्क्राइब करने का काम, क्वालिफाई करने का काम, मतलब विशेषता बताने का काम सिर्फ और सिर्फ दो चीजों का है। एक एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव किसी चीज की विशेषता बता सकता है, और एक एडवर्ब किसी चीज की विशेषता बता सकता है। सो ओनली एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब कैन एक्ट एज अ क्वालिफायर और मोडिफायर और डिस्क्राइबर इन द वर्ल्ड ऑफ अंग्रेजी। अब बात आती है कि ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब विशेषता बताते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो किसकी विशेषता बताते हैं? राइटिंग इज वेरी पुअर, सो एम आई बेटा। नहीं बेटा, माइनरली इज नॉट एन एडवर्ब। ठीक है, अभी मैं आपको वही बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा और साफ लिख रहा हूं, जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा हो गया। हाँ, तो बेटा देखना, एडजेक्टिव जो है, इस दुनिया में एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ तीन चीजों की विशेषता बताते हैं, नाउन की, प्रोनाउन की, और ऐसी वर्ब जो एक्शन नहीं दिखाती हैं, नॉन एक्शन वर्ब। नाउन, प्रोनाउन और नॉन एक्शन वर्ब्स जो एक्शन नहीं दिखाती हैं। नॉन एक्शन का मतलब बेटा क्या हो गया कि जो ना डूइंग दिखाएं और ना हैपनिंग दिखाएं। ठीक है, तो उन वर्ब की विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एडजेक्टिव का काम क्या है, विशेषता बताने का, तो बेटा बताओ किसकी विशेषता बताते हैं? तो एडजेक्टिव विशेषता बताते हैं बेटा नाउन की, प्रोनाउन की, या फिर ऐसी वर्ब जो ना डूइंग दिखाती है ना हैपनिंग दिखाती है, नॉन एक्शन वर्ब। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स हियर, नाउन, प्रोनाउन और नॉन एक्शन वर्ब को छोड़ के इन द वर्ल्ड ऑफ अंग्रेजी सारी चीजों की विशेषता जो बताता है बेटा वो एडवर्ब है। क्या मतलब हो गया? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एडजेक्टिव की मुझे विशेषता बतानी है, तो वो कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। एक एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा बेटा? एडवर्ब। अगर मैं आपसे पूछूं एक दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतानी है, तो कौन बताएगा? वो एडवर्ब बताएगा। मैं आपसे पूछूं एक एक्शन की विशेषता बतानी है, मतलब ऐसी वर्ब जो एक्शन दिखा रही है, उसको क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। मैं आपसे पूछूं बेटा एक प्रेपोजिशन की विशेषता बतानी है, तो उसकी विशेषता कौन बताएगा? तो वो एडवर्ब बताएगा। मैं आपसे पूछूं एक बेटा कंजंक्शन की विशेषता बतानी है, कंजंक्शन को क्वालिफाई करना है, कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। मैं आपसे पूछूं एक फ्रेज की को क्वालिफाई करना है, कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। सो इस क्लॉज और सेंटेंस, इन सब की विशेषता कौन बताता है बेटा? एडवर्ब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कि एडजेक्टिव सिर्फ नाउन और प्रोनाउन और नॉन एक्शन वर्ब की विशेषता बताते हैं, को क्वालिफाई करते हैं, एक्सेप्ट फॉर अ नाउन और अ प्रोनाउन और अ नॉन एक्शन वर्ब। दुनिया में जितनी भी चीजें बची उन सब की विशेषता, उन सबको क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब करता है। मैं आपको एक इक्वेशन के थ्रू समझाता हूं इसको बेटा, देखें। अल्फा बीटा गामा फाई, ये लिख दिया बेटा, है ना? अल्फा बीटा गामा फाई। अब इधर देखना, इधर देखो बेटा, ये है नाउन। ठीक है, फाई इसकी विशेषता बता रहा है, और बीटा इसकी विशेषता बता रहा है, और अल्फा बीटा की विशेषता बता रहा है। समझ में आ गया कि मतलब ये जो अल्फा बीटा गामा, गामा बोलते हैं इसको, मैं तो भूल भी गया, और ये फाई है, ये गामा है ये फाई है, ऐसा ही कुछ है ना, अल्फा बीटा गामा फाई। तो ये बेटा विशेषता बता रहा है इसकी, फाई की, जो कि नाउन है, और इस फाई की विशेषता ये बीटा बता रहा है, बीटा की विशेषता अल्फा बता रहा है। तो आप मुझे बताओ कि इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? ठीक है, तो देखो अगर ये नाउन है, नाउन की विशेषता ये फाई बता रहा है, तो नाउन की विशेषता बता रहा है, तो बेटा ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो गया। अब बेटा बीटा इस फाई की विशेषता बता रहा है, और फाई क्या हो गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। तो बीटा क्या हो गया बेटा? एडवर्ब। अब अल्फा बेटा इस बीटा की विशेषता बता रहा है, बीटा क्या है? एडवर्ब। एक एडवर्ब की विशेषता भी कौन बताता है? एडवर्ब। तो अल्फा क्या हो गया बेटा? एडवर्ब। तो अल्फा और बीटा एडवर्ब हो गए, और बेटा ये गामा बेटा एडजेक्टिव हो गया, और ये फाइव वर्ड बेटा नाउन हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतना समझ में आया बेटा? आपकी वाली बात समझ में आई?
मेरे से नहीं देखा जा रहा, मैं अंधी हो जाती हूँ। डियर सर का रियल नेम काशिफ है। वाह, डियर सर की बात नहीं चल रही बेटा, मेरा नाम काजिम अकील है। ठीक है, एक और बता देता हूं, इधर देखना। 1 2 3 4, मैं कहूं बेटा ये वर्ड प्रोनाउन है, और बाकी 1 2 3 ये सब विशेषता बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। मतलब 2 3 को डिस्क्राइब कर रहा है, 1 2 को डिस्क्राइब कर रहा है, और 3 4 को डिस्क्राइब कर रहा है। तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। अगर ये प्रोनाउन हो गया तो 4 वर्ड बेटा प्रोनाउन हो गया, तो 3 क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, क्योंकि प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। 3 4, ठीक है, 2 3 की विशेषता बता रहा है, अगर ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, तो बेटा ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद, अच्छा मैं थोड़ा सा पेंसिल छोटी कर लेते हैं, और अब ज्यादा अच्छा आएगा, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। सही है, राइट। अब 2 3 की विशेषता बता रहा, तो ये एडवर्ब हो गया। अब 1 2 की बता रहा है, 2 एडवर्ब है, तो ये भी एडवर्ब हो जाएगा। तो ये वाली बात याद रखना। इज इट क्लियर बेटा? ऑल राइट, तो फिर से वहीं पर आते हैं हम लोग। देखो मैंने बताया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बेटा जॉइंस स्ट्रक्चर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक। इक्विवेलेंट रैंक का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है ना। अब देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कोऑर्डिनेट क्लॉजेस बनाते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। अब इधर सुनना, क्लॉज वर्ड का मतलब क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आप समझना। क्लॉज वर्ड का मतलब क्या है? देखो, एक सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब लिखिए, फिर एक फैन बॉयज लिखा है, फैन बॉयज में से कोई एक कंजंक्शन लिखा है, फिर एक सब्जेक्ट टू लिखा है, और वर्ब टू लिखिए। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा कि ऐसा सेंटेंस विच हैज मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स एंड ईच सब्जेक्ट हैज इट्स ओन वर्ब, तो एंड देयर इज अ फैन बॉय कंजंक्शन, ठीक है, फैन बॉयज, तो उसको आप बोलते हैं बेटा क्लॉज। अब इधर सुनना, ये फैन बॉयज के साथ लिखा गया सब, मतलब फैन बॉय कंजंक्शन, सब्जेक्ट और वर्ब, इसको आप बोलोगे क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये क्या होगी बेटा? कोऑर्डिनेट क्लॉज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, ठीक है, जिसमें अब एक सब्जेक्ट होता है, मिनिमम एक सब्जेक्ट, मिनिमम एक वर्ब, और उसके साथ साथ बेटा क्या होता है, उसमें एक कंजंक्शन होता है। अब मैं कोऑर्डिनेट क्लॉज की बात कर दूं, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज में बेटा ये कंजंक्शन होंगे, फैन बॉयज वाला कोई एक होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी। इज इट क्लियर? एक बात। दूसरी बात बेटा सुनना, अगर एक सेंटेंस है जिसके ये स्ट्रक्चरल फॉर्म है, एस मतलब मिनिमम 2 सब्जेक्ट है, एंड बोथ द सब्जेक्ट्स हैव देयर ओन वर्ब, और दे आर ज्वाइंट विद द कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं बेटा कंपाउंड सेंटेंस। कैसा सेंटेंस बोलते हैं बेटा? कंपाउंड सेंटेंस। व्हाट इज अ कंपाउंड सेंटेंस? Such a sentence that has minimum 2 subjects and each subject has minimum 1 verb, and those 2 subjects or combination of subject and verb must be joined with a coordinate conjunction, that is fan voice, तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस में मिनिमम दो सब्जेक्ट होते हैं, दोनों सब्जेक्ट की एक एक वर्ब होती है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि दे आर ज्वाइंट विद अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। इज इट क्लियर? अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता रहा हूं बेटा। कोऑर्डिनेट जो कंजंक्शन है दे आर सेपरेटेड विद अ कॉमा, ठीक है, तो यहां पर कॉमा भी लगता है, ये वाली बात याद रखना है ना बेटा। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब आते हैं हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पर बेटा। व्हाट इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन? सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है? ठीक है बेटा, इस दुनिया में फैन बॉयज को छोड़कर, फैन बॉयज का मतलब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को छोड़कर, जितने भी वर्ड्स हैं बेटा जो ज्वाइन करने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं, सीमेंट करने का काम करते हैं, लाइगेट करने का काम करते हैं, दे ऑल आर सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। सो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन को आप कैसे याद करोगे? सिंपल सा ऐसे याद कर लो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन फैन बॉयज को छोड़ के बचे हुए सारे कंजंक्शन अंग्रेजी की दुनिया में सबऑर्डिनेट हैं। तो ऑल द कंजंक्शंस, अभी मैं एग्जांपल लिखवा दूंगा, ऑल द कंजंक्शंस एक्सेप्ट
एक्सेप्ट फॉर फैन बॉयज, फैन बॉयज, फैन बॉयज। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में एग्जांपल बता देता हूं, कुछ इसके एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे बेटा बिकॉज हो गया, सो हो गया, ठीक है, अनलेस हो गया, इफ हो गया, अनटिल हो गया। एंड रिमेंबर जितने भी WH वर्ड हैं, WH टाइप वर्ड, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ठीक है, व्हेन दे एक्ट एज अ कनेक्टर तो वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ठीक है, ये सारे बेटा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का मतलब क्या हो गया कि फैन बॉयज को छोड़ के सारे कंजंक्शंस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट, ठीक है बेटा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, कंजंक्शंस फॉर्म सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखना बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं उसका स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, ठीक है, कि सब्जेक्ट है हमारा एक, वर्ब है, ठीक है, फिर एक सब्जेक्ट टू है और एक ये वर्ब है। अब इसके बीच में आ गया बेटा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, एस भी लिख देता हूं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो बेटा ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ लिखी गई बात, मतलब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सब्जेक्ट और वर्ब, इसको आप बोलोगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ऐसा सेंटेंस बेटा, ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, मतलब मिनिमम दो सब्जेक्ट और दोनों सब्जेक्ट के एक एक वर्ब, एंड दे आर कनेक्टेड और ज्वाइंट विद द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। सॉरी कंपाउंड नहीं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन बनाते हैं बेटा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस फॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस फॉर्म कंपाउंड सेंटेंसेस। तो बेटा इस तरीके का, अच्छा इसका ये भी फॉर्म हो सकती है बेटा कि पहले हम स्टार्टिंग में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लिख दें, फिर सब्जेक्ट लिख दें, फिर वर्ब लिख दें, उसके बाद बेटा फिर हम एक सब्जेक्ट टू लिख दें और वर्ब टू लिख दें, मतलब ये कंडीशन है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलते हैं। इज इट क्लियर बेटा, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बारे में दो तीन बातें और देखना बेटा, ठीक है, कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन फॉर्म सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब क्या है, कोई भी फैन बॉय को छोड़कर कोई भी एक कंजंक्शन, उसके साथ सब्जेक्ट और फिर वर्ब, तो उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे। अब देखना बेटा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन तरीके की होती है। सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस तीन तरीके की होती है बेटा, ठीक है, तीन तरीके की। पहली नाउन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन क्लॉज भी हो सकती है, नाउन क्लॉज। दूसरी बेटा एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। तीसरी बेटा हमारी होती है एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस बेटा सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन तरीके की होती है, नॉन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। वही ना बोल रही हूं, यू गाइस आर टॉकिंग टू ईच अदर, ये बेटा सुन लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है। तो ये याद रखना बेटा। अब एक चीज और देखें बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूं, सारे सबऑर्डिनेट क्लॉजेस असर्टिव होती हैं। अब इस वर्ड का मीनिंग समझें, असर्टिव का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड असर्टिव इन ग्रामेटिकल सेंस। असर्टिव का मतलब बेटा होता है कि पहले आप सब्जेक्ट को लिख रहे हैं, पहले सब्जेक्ट को, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को, फिर मेन वर्ब को और लास्ट में फुल स्टॉप। सारी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस असर्टिव होती हैं। असर्टिव का मतलब बेटा पहले सब्जेक्ट का लिखना, फिर हेल्पिंग वर्ब का लिखना, फिर मेन वर्ब का लिखना। अच्छा अब मैं दो बातें और बता देता हूं। एक वर्ड आपने इंटेरोगेटिव भी सुना होगा, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का लिखना। मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब आप लिख रहे हैं, फिर बेटा आप सब्जेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है,
फिर आप मेन वर्ब लिख रहे हैं और लास्ट में लगा रहे हैं फुल स्टॉप। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटेरोगेटिव। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना, फिर मेन वर्ब लिखना, ये असर्टिव। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना, बाद में मेन वर्ब लिखना, इंटेरोगेटिव। और अगर कभी कोई क्वेश्चन वर्ड आता है बेटा, क्वेश्चन वर्ड, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, अगर इसको कभी लिखना है तो क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाता है। ठीक है, मैंने क्या बोला बेटा कि सारी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस असर्टिव होती हैं। असर्टिव का मतलब होता है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का लिखना और उसके बाद मेन वर्ब का लिखना। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो, देखना बेटा। शी आस्क्ड मी वेयर डिड वेयर डिड आई, वेयर डिड हटाओ बेटा, वेयर वुड आई गो। शी आस्क्ड मी वेयर वुड आई गो। अब बेटा आप देखें, आपने शी लिखा, एक सब्जेक्ट लिखा, दिस इज सब्जेक्ट वन। आस्क्ड आपने एक वर्ब लिख दी और मी एक प्रोनाउन लिख दिया जो कि वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आपने देखो आई एक सब्जेक्ट लिखा, गो जो है बेटा वो मेन वर्ब लिखी, और जितनी भी मॉडल्स होती हैं सारी मॉडल्स बेटा हेल्पिंग वर्ब होती हैं। सारी मॉडल्स बेटा क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब। अब आपने यहां पर वुड लिख दिया जो कि मॉडल है, मॉडल सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। फिर आपने वेयर लिखा, ये वेयर क्या है? फैन बॉय वाला तो कंजंक्शन है नहीं, दिस इज नॉट फैन बॉय कंजंक्शन। ठीक है, ये वेयर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाती है। अब आप देखो, देखो बेटा, शी आस्क्ड मी, ये एक क्लॉज हो गई जिसमें शी सब्जेक्ट हो गया, आज जो है उसकी वर्ब हो गई। वुड आई गो बेटा एक ये दूसरी क्लॉज हो गई। फिर वेयर क्या कर रहा है? इन दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। अच्छा, ये वेयर वुड आई गो, दिस इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और मैंने क्या बताया कि सारी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस असर्टिव होती हैं। कैसी होती है बेटा? असर्टिव। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड असर्टिव? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना, सब्जेक्ट के बाद। अब यहां देखें, यहां पर आपने आई जो कि सब्जेक्ट है उससे पहले आपने वुड लिख दिया है। वुड इज अ मॉडल एंड ऑल मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब। तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस असर्टिव होती हैं और वहां पर हमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी चाहिए। तो आप इसको ऐसे लिखो, वेयर आई वुड गो, दिस शुड बी द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, एक मैं एग्जांपल और दे देता हूं। ठीक है, फिर देखना बेटा। Laiva told me that, नहीं, told की जगह लिखना बेटा, asked लिखना फिर से। Laiva asked me why Laiva asked me why should why should she live there, ये लिखा। Laiva asked me why should she live there। अब आप ये देखो, Laiva asked me एक क्लॉज हो गई, शुड शी लिव देयर ये दूसरी क्लॉज हो गई, वाई यहां पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। यहां पर शी सब्जेक्ट है बेटा, और शुड हेल्पिंग वर्ब है, और लिव मेन वर्ब है, और ये वेयर जो है बेटा वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम कर रहा है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सारी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस असर्टिव होती हैं। असर्टिव का मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी। तो यहां पर शुड सी गो को शी शुड गो लिखो, शी शुड लिव लिखो, शी शुड लिव, इस तरीके से। इज इट क्लियर बेटा? इतनी बात समझ में आई? चलें, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बारे में बता दिया। एक और सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की सब कैटेगरी होती है कोरिलेटिव्स, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, वो भी देखना। देखना बेटा, neither we borrow nor lend, neither we borrow nor lend।
इधर देखना बेटा, कोरिलेटिव्स, कोरिलेटिव्स, कोरिलेटिव्स बेटा क्या होते हैं? कोरिलेटिव्स ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो हमेशा पेयर में आते हैं। पेयर में आने का मतलब जैसे बेटा अगर आप नाइदर का इस्तेमाल किया आपने, तो नाइदर के साथ अगर कभी पेयरिंग बनेगी किसी की तो नॉर की बनेगी। अगर आपने ईदर का इस्तेमाल किया तो ईदर के साथ अगर कभी पेयरिंग बनेगी तो वो और की बनेगी। अगर आपने नॉट ओनली का इस्तेमाल किया, नॉट ओनली का, नॉट ओनली, तो इनके साथ पेयरिंग कभी बनेगी तो वो बट ऑल्सो की बनेगी। ठीक है, एक बात। तो ये तो हो गए रिलेटिव्स। रिलेटिव्स क्या है? नाइदर का रिलेटिव नॉर है, ईदर का रिलेटिव और है, नॉट ओनली का रिलेटिव बट ऑल्सो है। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। जब भी ये रिलेटिव्स एक आएंगे एक साथ, तो ये क्या करेंगे? सेम रैंक के स्ट्रक्चर से पहले आएंगे और उनको कनेक्ट करेंगे। सेम रैंक के स्ट्रक्चर से पहले आके उनको कनेक्ट करने का मतलब क्या हो गया? नाउ आई एम टेलिंग यू। जैसे बेटा आपने यहां पर नाइदर लिखा, नाइदर लिखा, नाइदर को आप और इसके साथ बेटा आपने नॉर लिख दिया, तो नाइदर और नॉर की पेयरिंग सही हो गई, इसका रिश्तेदार तो सही आ गया। बट नाइदर को देखो बेटा, आपने एक वी जो कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में भी प्रोनाउन है, उससे पहले लिखा है। तो अब नॉर को भी बेटा आपको क्या करना पड़ेगा कि सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट से पहले लिखना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस सही होगा, अदरवाइज इट वुड बी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोरिलेटिव, कि अगर नाइदर किसी प्रोनाउन सब्जेक्ट से पहले आ रहा है तो नॉर भी सब्जेक्ट से पहले आएगा। ईदर किसी अगर एडजेक्टिव से पहले आ रहा है तो और भी किसी एडजेक्टिव से पहले आएगा। नॉट ओनली किसी प्रेपोजिशन किसी वर्ब से पहले आ रहा है तो बट ऑल्सो भी किसी वर्ब से पहले आएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब यहां देखो, इस सेंटेंस में आपने नाइदर को एक सब्जेक्ट से पहले लिखा, तो नॉर को भी एक सब्जेक्ट से पहले ही लिखना होगा आपको। बट सेंटेंस में कोई दूसरा सब्जेक्ट तो नहीं लिखा है, एक चीज। दूसरी चीज आप भी देखें, यहां पर आपने लैंड लिखा है, दिस इज वर्ब, और सेंटेंस में एक वर्ब और लिखी है बोरो, ये भी वर्ब है। सेंटेंस के अंदर दो वर्ब है, नॉर को आपने एक लैंड वर्ब से पहले लिख दिया। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बेटा इस नाइदर को उठाकर इस वर्ब बोरो से पहले लिख दो, वी नाइदर बोरो नॉर लैंड। अगर आप ऐसे लिख दोगे वी नाइदर बोरो नॉर लैंड, तो देखो नाइदर एक बोरो वर्ब से पहले आ गया, नॉर एक लैंड दूसरी वर्ब से पहले आ गया, दोनों सेम वर्ब से पहले आ गए और ये सही हो गया। ये मीनिंग होता है कोरिलेटिव्स का बेटा। इज इट क्लियर? तो ये बात याद रखना, कोरिलेटिव इसी तरीके से आइदर का है और नॉट ओनली बट ऑल्सो का है। सो ये एक चीज है, इस चीज का आप ख्याल रखना है ना। मैं आपको और एक बात बता देता हूं, अगर कभी लेस्ट लिखा हुआ देखे, लेस्ट, तो इसके साथ हमेशा एक मॉडल लिखना शुड। लेस्ट अगर कभी पेपर में लिखा हुआ देखे तो इसके साथ शुड लिखना, ये वाली बात याद रखना। ठीक है, लेस्ट के साथ हमेशा शुड लिखा जाता है। ठीक है, अगर लेस्ट लिखा हुआ है, मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। ठीक है, शारिक केम टू क्लास लेस्ट, L-E-S-T, L-E-S-T है, L-E-A-S-T नहीं है, लीस्ट नहीं है, ये L-E-S-T है। वो एक वर्ड हमारा लीस्ट होता है, वो एडवर्ब ऑफ सुपरलेटिव डिग्री होती है, सबसे कम। शारिक केम टू क्लास लेस्ट ही डैश फेल इन द एग्जाम। अब आपके पास मैं ऑप्शन दे दूं, मैं, अच्छा दूसरे कलर से लिखते हैं, may, can, should, would। तो अगर कभी लेस्ट लिखा हुआ दिखे आपको तो उसके साथ हमेशा बेटा आप शुड लिखना, शुड। ये मैंने आपको बता दिया, शुड, और कुछ नहीं आएगा, ये सब बकवास है। ठीक है, शुड, शुड लिखना। इज इट क्लियर बेटा? और एक बात, दूसरी बात, ये लेस्ट अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, तो अब इसके साथ ऐसे ना शुड नॉट भी मत लिखना, शुड नॉट। लेस्ट अपने आप में नेगेटिव वर्ड है तो उसके साथ हम कोई दूसरा नेगेटिव भी नहीं लिखते। अब ये ऑप्शन हो जाएगा, शारिक केम टू क्लास लेस्ट ही शुड फेल इन द क्लास इन द एग्जाम लेस्ट ही शुड नॉट फेल। तो नॉट नहीं आएगा, शुड ही आएगा खाली। लेस्ट इज अ नेगेटिव वर्ड, तो इसके साथ कोई दूसरा वो भी मत लिखना। इज इट क्लियर बेटा? इतना आपके समझ में आया? इतना समझ में आ रहा है बेटा आपके? आप लोग क्या समझ, कितनी कट ऑफ जाएगी? खैर ये चीज है बेटा, हम अब आगे बढ़ते हैं।
चलें, तो मैंने आपको कंजंक्शन करा दिया। अब हम एक्टिव पैसिव पर आते हैं। एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव वॉइस, इस पर आते हैं बेटा। देखो भैया, सबसे पहले इस वाले वर्ड का मीनिंग समझो, वॉइस का, कि वॉइस क्या होता है। तो बेटा बेसिकली VOICE वॉइस एक वर्ब की फॉर्म होती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब जो हमें बताती है सब्जेक्ट के बारे में। सो वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। फॉर्म ऑफ अ वर्ब, form of a verb that tells about the subject। वर्ब की फॉर्म जो सब्जेक्ट के बारे में बताए उसको आप वॉइस बोलते हो। अब सब्जेक्ट के बारे में दो बातें बता सकती है, इसी वजह से वॉइस होते भी दो तरीके के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस क्या होती है बेटा? ऐसी वर्ब जहां पर सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं, देखना। अलीना किल्ड अ कॉकरोच, ये लिखा बेटा आपने। फिर आपने यहां पे किल्ड एक वर्ब लिखी, अलीना आपने एक सब्जेक्ट लिखा। ठीक है, आ कॉकरोच आपने एक वर्ब के बाद लिख दिया, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। जब आप, अब देखना, ये जो सब्जेक्ट अलीना है इस किल वर्ब का, ये सब्जेक्ट तो है ही, उसके साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ये किल जो एक एक्शन है, एक्शन है, इसका डूअर कौन है, तो डूअर भी अलीना ही है। तो अगर कभी ऐसा है बेटा कि वर्ब के साथ लिखा गया सब्जेक्ट वर्ब का डूअर है, वर्ब का परफॉर्मर है, जो सब्जेक्ट आपने लिखा है वही सब्जेक्ट उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, उस एक्शन को अंजाम दे रहा है। ठीक है, तो ऐसी वर्ब को हम एक्टिव वॉइस बोलेंगे। तो ये वर्ब हमारी एक्टिव वॉइस कहलाएगी, एक्टिव वॉइस। Why the verb killed in this particular sentence is being called as active voice? The reason is that कि इसका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। सो एक्टिव वॉइस में क्या होता है बेटा कि सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। ठीक है, फिर आते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बेटा क्या है? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट एक्शन का डूअर नहीं होता है, कोई और होता है डूअर। मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, देखो बेटा, हम चलते हैं। अलीना किल्ड अ कॉकरोच, अब मैं यहां लिख देता हूं बेटा, अ कॉकरोच वॉज किल्ड बाय अलीना, ये आपने लिखा। देखना बेटा जरा, अब यहां पे वॉज किल्ड लिखा, ये आपने वर्ब लिखी, आ कॉकरोच एक नाउन है जिसको आपने सब्जेक्ट बनाया, और फिर आपने बाई एक प्रेपोजिशन लिखा और अलीना इसका ऑब्जेक्ट लिख दिया, है ना। अब वॉज किल्ड बेटा एक एक्शन है, वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट आ कॉकरोच है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ आ कॉकरोच है बेटा, क्या ये आ कॉकरोच इस एक्शन को किल करने के एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, डूअर है क्या इस एक्शन के लिए? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि काम तो अलीना ने कराया मारने का, डूअर कौन है? अलीना है, डूअर अलीना है। ये जो सब्जेक्ट है वो इस वर्ब का डूअर नहीं है। तो अगर कभी ऐसा है कि वर्ब का साथ लिखा गया नाउन या प्रोनाउन उस वर्ब का डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, देन सच अ वर्ब इज कॉल्ड एज पैसिव वर्ब। तो अब आप इसको बोलोगे पैसिव वॉइस, ये वर्ब पैसिव वॉइस कहलाएगी, पैसिव वॉइस। अब आते हैं बेटा, पहचान बता रहा हूं, पहचान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैसिव वॉइस, लिखना बेटा, जितनी भी पैसिव वॉइस होती हैं उन सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये वाली बात तो याद रखो।
कि कोई भी पैसिव वॉइस है वहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इज इट क्लियर बेटा? सारे पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, एक बात। और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बीई की कोई फॉर्म आएगी, बीई के साथ बीई की कोई फॉर्म आएगी। बीई की क्या क्या फॉर्म होती है वो भी मैं लिख देता हूं बेटा। इज, एम, आर और बीई, ये बीई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो पैसिव वॉइस होगा। बीई की सेकंड फॉर्म देखो बेटा, वॉज और वर, इसके साथ अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो पैसिव वॉइस होगा। बीई की थर्ड फॉर्म देखो बेटा, बीन, इनके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो पैसिव वॉइस होगा। बीई की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म देखो, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बीइंग, इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो पैसिव वॉइस होगा। इसके अलावा कोई भी वर्ब पैसिव वॉइस में नहीं हो सकती, ठीक है। इज, एम, आर, बीई के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस, वॉज, वर के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस, बीन के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस, और बीइंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस। इतनी बात समझ में आ गई? ये बात याद रखना कि कोई भी पैसिव वॉइस होगा तो उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखो कि पैसिव वॉइस कैसे चेंज करोगे। चेंज ऑफ वॉइस, चेंज ऑफ वॉइस, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को आप कैसे चेंज करोगे? पैसिव वॉइस में इज, एम, आर के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो बीइंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट है, तो बीन के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना बेटा? ये बात याद रखना। अब हम आते हैं पास्ट पर, कि पास्ट के टेंसेस का कैसे चेंज होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, तो वॉज और वर के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना, वॉज और वर के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, तो वही बीइंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट है, तो बेटा बीन के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं मॉडल्स। कोई भी मॉडल वर्ब है बेटा, मॉडल वर्ब, मॉडल्स का बीई के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीई के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। एक दो दो एग्जाम्पल भी बता देते हैं हम। चलो मॉडल वाला बता देता हूं, ठीक है। शी विल टीच उर्दू। अब इसका मुझे वॉइस चेंज करना है, तो जब आप वॉइस चेंज करते हो तो बेटा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करते हो आप, सब्जेक्ट बनाते हो, तो सब्जेक्ट बन जाएगा उर्दू। अब ये मॉडल लिखा विल, तो मॉडल्स का मॉडल चेंज नहीं होती, मॉडल का यही रहेगा। अब ये टीच लिखा है, ये बी के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, शी विल बी टॉट उर्दू, सॉरी उर्दू विल बी टॉट बाय हर, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया बेटा आपको? और बताते हैं, ठीक है।
अलीना मेक्स बिरयानी डेली। अब एक देखो बेटा, आप यहां पे आपने मेक्स वर्ब लिखी और बिरयानी इसका ऑब्जेक्ट लिखा। जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो वर्ब के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हो, तो बिरयानी सब्जेक्ट बनेगा, बिरयानी। अब ये मेक्स लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट बेटा किसमें हो जाता है? इज एम आर के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बिरयानी इज मेड बाई अलीना डेली। इतना समझ में आया बेटा? ये चीज आपके समझ में आ रही है? अभी ना जाओ छोड़कर, मेहरीन पिया बहुत। आप ब्रो रील्स स्क्रॉल करो बेटा। अगर रील्स स्क्रॉल करोगे तो फिर यहाँ मेन का अलीगढ़ में कैसे आओगे? फिर तो रील स्क्रॉल करते ही रह जाओगे आप। ठीक है, इतना आसान नहीं है। और ये इंग्लिश है। मेरा कनेक्ट करो। रील स्क्रॉल, चलो तो ये हो गया। बाकी अब आते हैं हम लोग, मैंने एक्टिव पैसिव बता दिया आपको, प्रेपोजिशन वाले पार्ट पर आते हैं। प्रेपोजिशन देखो, प्रेपोजिशन जब भी कभी आप प्रेपोजिशन लिखते हो तो उसके बाद हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन आता है। नाउन या प्रोनाउन। तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन आता है। प्रेपोजिशन क्या करती है? अपने बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउन, जिसको आप ऑब्जेक्ट बोलोगे, अपने से पहले लिखे गए वर्ड का रिलेशन बताती है। वर्ड का, अब वो वर्ड बेटा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी, ठीक है, एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी। So basically preposition is a word that shows the relation of a noun or a pronoun, which is also known as the object of its of preposition, to the word that is written before it. That other word could be a noun, pronoun, adjective और adverb। इस तरीके से ये बात याद रखना। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट prepositions बता दे रहा हूं, जिनके साथ फिक्स prepositions है, जो आप आती है पेपर में, वो आप याद कर लेना। ठीक है, देखो, she is blind as both eyes। ठीक है, फिर एक लिखना, द टेबल is made as wood। एक और लिखना, smoking is injurious dash health। ठीक है, अभी देखना बेटा ब्लाइंड वर्ड। ब्लाइंड, देखो कोई इंसान एक आंख से भी अंधा होता है और दो आंखों से भी होता है। तो अगर कोई आदमी एक आंख से अंधा है तो इन, और दो आंखों से है तो ऑफ। ठीक है, फिर एक आता है ब्लाइंड टू। ब्लाइंड टू समबडी या समथिंग, ये एक ईडियम होता है। ठीक है, इफ यू आर ब्लाइंड टू समबडी या समथिंग, इसका मतलब होता है बेटा कि बी इग्नोरेंट, किसी की बात को नजरअंदाज कर देना, बी इग्नोरेंट। बी इग्नोरेंट। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना। अब उधर पे आते हैं, तो शी इज ब्लाइंड बोथ आईज, ब्लाइंड ऑफ बोथ आईज। अब दिस द टेबल इज मेड डैश, अब मेड के साथ देखो बेटा, मेक के साथ आप ऑफ भी यूज करते हो और फ्रॉम भी यूज करते हो।
ऑफ का इस्तेमाल किया करो बेटा तब जब फिजिकल चेंज है, और फ्रॉम का इस्तेमाल किया करो बेटा केमिकल चेंज के केस में। केमिकल चेंज के केस में फ्रॉम का इस्तेमाल किया करो। अब वहां चलते हैं, दिस टेबल इज मेड वुड, अब आपको पता है फिजिकल चेंज है, ऑफ। अब स्मोकिंग इज डेस इंजूरियस, इंजूरियस वर्ड बेटा एडजेक्टिव है, मैं बता देता हूं यही। ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स और इंजूरियस है, एक वर्ड डेलिटेरियस होता है, एक वर्ड डेलिटेरियस, बेनिफिशियल, ठीक है, इनडिफरेंट, इन सब के साथ टू प्रेपोजिशन आती है। क्या प्रेपोजिशन आती है बेटा? टू आती है, टू प्रेपोजिशन। तो इस बात का ख्याल रखना कि इनके साथ टू प्रेपोजिशन लिखना है ना। इज इट क्लियर बेटा? शारिक अंदर भी तो बोलना कि पानी भिजवा दें। चलो मैं आपको थोड़े बहुत तब तक कमेंट देख ले रहा हूं, 1.5 घंटे से मैं बोल ही रहा हूं। बताओ भी, किसी को कुछ अब पूछना है तो 5 मिनट के लिए आप यहां टाइप कर लो। कुछ पूछना है बेटा जल्दी से पूछो। किसी को कुछ बेटा डाउट वाउट पूछना है तो पूछ लो, मैं पानी पी लूं, 1.5 घंटे से चीख रहा हूं। बेटा आप बार बार अलीना का नाम ले रहे हैं, सर आप लॉ के स्टूडेंट हैं क्या? हाँ बेटा, अलीना, अयान, लाइवा, शारिक, ये नाम मैं लिखता हूं, ठीक है, ये है। सर ये अलीना कौन है? अच्छा ये अलीना बता, अरे बेटा चिंगी पिंगी लिखना, लिखने से बेहतर अलीना यान लिख दो। बट दीज आर माय फेवरेट नेम दैट आई यूजुअली यूज इन एग्जांपल्स व्हाइल टीचिंग अंग्रेजी, ठीक है। तो ये है सर। बेटा सर की कोई जीएफ नहीं है, जीएफ नहीं है बेटा सर की। और ऐसे सवाल नहीं पूछते आप तो। राहिम का भी नाम लिख सकते हैं, नाम तो मैं तुम्हारा भी लिख सकता हूं बेटा। राहिम ही क्यों, तुम्हारा क्यों नहीं? मोहतशिम, रेजा, राहिम का नाम आपको अपना नाम पसंद नहीं है, आप अपना नाम बोल देते कि सर आप मेरा भी तो नाम लिख सकते हैं। राहिम का बोल रहे हैं आप, बताइए। सर थोड़ा लॉ सिखा दीजिए। हाँ तो फिर लिखिए, लिखिए ना मेरा नाम, अभी लिखूंगा बेटा, अभी रुको, अभी आपका ही नाम। सर लॉ स्टडी में स्कोप, बेटा दुनिया में सबसे ज्यादा स्कोप लॉ है, लॉ में स्काई इज द लिमिट ऐसा बोलते हैं, ठीक है। और जहां पर आप जाने का सोच रहे हो ना, वहां मैं रह के आया हूँ 3 साल अल्लामा इकबाल में, ठीक है। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम एएमयू, 2016 में 10th किया मैंने, फिर 1 साल डिप्लोमा किया, फिर 2 साल पीसीबी की, फिर 1 साल बीएससी बॉटनी किया, फिर उसके बाद अब लॉ कर रहा हूँ और अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ 6 साल से, ठीक है। ये मसला। और सो बेटा सर लिखिए मेरा नाम बोर्ड में, ठीक है। पहले आप मुझे ये बताओ, स्टडी ऑफ नेम्स को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टडी ऑफ नेम्स, स्टडी ऑफ प्रॉपर नेम्स। मोहतशिम रेजा, स्टडी ऑफ प्रॉपर नेम्स को क्या बोलते हैं बेटा? चलो मैं आपके नाम लिख देता हूं, लिखो अगला एग्जाम्पल लिखो। चलो
मोहतसिम, स्पेलिंग सही लिख देता हूँ, हाँ इसको स्पेलिंग भी तो चेक करेगा ये। मोहतसिम लिव्स डैश बिहार, ठीक है। फिर एक ये लिखना मंकी मंकी लिव्स डैश द ट्री। चलो वही मोहतसिम, बताओ मोहतसिम लिव्स डैश बिहार, मंकी लिव्स डैश ट्री, बताओ इसका आंसर। बेटा मोहतसिम बताओ इसका आंसर बताओ। बेटा बताओ जल्दी से। नहीं बेटा, स्टडी ऑफ प्रॉपर नेम्स को एंथ्रोपोनोमास्टिक्स बोलते हैं। स्टडी ऑफ, मैं आपको बता देता हूं, स्टडी ऑफ प्रॉपर नेम्स को एंथ्रोपोनोमास्टिक्स, एंथ्रोपोनोमास्टिक्स, बात याद रखना। और अभी तुम लोगों को एक शेर सुनाऊंगा मैं, जॉन एलिया का, एंथ्रोपोनोमास्टिक्स, स्टडी ऑफ प्रॉपर नेम्स। स्टडी ऑफ प्रॉपर नेम्स, ठीक है। नाम, नाम नाम पे बेटा एक जॉनी ले का शेर है, शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती, तुम मैं जी वो मगर ये सब क्या है, आखिर मेरा नाम क्यों नहीं लेती। तो मोहतशिम मैंने तुम्हारा नाम तो ले दिया, तो तुम्हें ये शिकायत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे जॉन बोलते हैं कि नाम लेती हो बदतमीज मेरा, तुम मुझे आप क्यों नहीं कहती। तो खैर ये है बेटा स्टडी ऑफ प्रॉपर नेम्स, एंथ्रोपोनोमास्टिक्स। सो मोहतशिम बताओ, मोहतशिम लिव्स बिहार, मंकी लिव्स द ट्री। अब देखो बिहार एक काफी बड़ा सा स्टेट है, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा इन। अब मोहतशिम मंकी लिव्स डैश द ट्री, इसके ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं, इन, अंडर, ऑन, एट। बताओ बेटा क्या आएगा मोहतशिम, बेटा आप बताओ। मोहतशिम तो बिहार में रहते हैं, मैंने ये बोल दिया। इन, ऑन, गलत बताया बेटा, कंपेयर करने पर मोहतसिम इज इक्वल, ठीक है। बताओ बेटा बताओ, ऑन द ट्री गलत बताया बेटा आपने, बंदर सही बता देगा। मंकी लिव्स इन द ट्री, इन द ट्री होगा। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, इन इज अ प्रेपोजिशन ऑफ एरिया रीजन एंड एक्टिविटी, ठीक है। अब आपने ये बनाया पेड़, ये है पेड़, तो बंदर, ये बंदर तो यहां भी रहता है, कभी नीचे आ जाता है कभी ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो कभी इधर। तो ये पूरा जो पेड़ है, और पेड़ का विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब होता है नियर बाई एरिया, VICINITY, विसिनिटी, ये पूरा नियर बाई एरिया, सराउंडिंग्स, वो पूरी बेटा उसका एरिया ऑफ एक्टिविटी होता है जहां पर वो रहता है। तो मंकी लिव्स इन द ट्री। इसी तरीके से मोहतशिम ये तो आपने गलत बताया, ठीक है। अब ये वाला आई होप कि आप सही बता दोगे। मगरमच्छ, मगरमच्छ एंड मछली, मगरमच्छ एंड मछली लिव डैश द वाटर। इसके भी ऑप्शन मोहतशिम वही है, इन, ऑन, अंडर, इनटू। चलो भाई मोहतशिम ये बताओ, मगरमच्छ एंड मछली, मछली को सही से लिख दूं अगर तुम्हें नहीं समझ में आता हो बेटा, मगरमच्छ एंड मछली लिव, बताओ मोहतशिम आप ही बताओ बेटा, मगरमच्छ का क्या होता है सर, जल्दी से आंसर बताओ। मगरमच्छ एंड मछली डैश द वाटर, मछली डैश द वाटर, अंडर द वाटर। ये बेटा आपने ये भी गलत बताया, ये भी गलत बताया। अब ये देखो जो वाटर है वो मगरमच्छ और मछली के लिए एरिया ऑफ एक्टिविटी और रीजन है, इसमें भी इन आएगा, इसमें भी क्या आएगा, इन आएगा। तो बेटा आपने दोनों ही गलत
बताएं। अंग्रेजी आपकी बहुत, अंग्रेजी में आप बहुत कमजोर हैं, बहुत आपके हाथ ही नहीं है आप तो। गलत बात है बेटा ये बिल्कुल। ठीक है, शोले वाले आप वो हैं, दोनों हाथ खत्म है आपके अंग्रेजी में। ठीक है, तो मगरमच्छ एंड मछली लिव इन वाटर, ये बात समझ में आ गई। अब मैं चलो बता भी देता हूं, देखना ये चीज हो गई। और बताएं बेटा। सर इंग्लिश छोड़ के भी सिलेक्शन हो सकता है क्या? बेटा इंग्लिश छोड़ के सिलेक्शन, हाँ और क्या, ऑब्वियस ही बात है बेटा। पिक्चर इंग्लिश तो 5 मार्क्स की है, बहुत ही कम है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश छोड़ के आपको बाकी चीजें समझ में कैसे आएंगी? नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है तो क्वेश्चन पेपर तो इंग्लिश में आता है, तो फिर वो आप कैसे समझ पाएंगे? क्वेश्चन पेपर कैसे समझ पाएंगे इंग्लिश? ठीक है, तो इंग्लिश पे ध्यान दो, कोई बात नहीं, अभी आपके पास बहुत मौका है। अभी इंग्लिश पे जो मैं अभी पढ़ाया है क्लास में, आप उसको देखो और बाकी वाले पोर्शन पे ध्यान दो। ठीक है, 95 तो उसका, इंग्लिश का इतना लॉ एंड शेयर नहीं है। बताओ बेटा। क्रोकोडाइल, चलो चलो वेरी गुड, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत सही। बेटा सब ठीक है, इंग्लिश वीक है, नहीं नहीं, ये आपकी बात ही गलत है। इंग्लिश इज नॉट वीक। ठीक है, आप वीक है इंग्लिश में, इंग्लिश वीक नहीं है। इंग्लिश मुझे आती, मुझे आपसे ज्यादा आती है। ठीक है, तो इंग्लिश वीक होती तो मुझे भी नहीं आती, तो से इट कि सब ठीक है, मैं इंग्लिश में वीक हूं। ठीक है बेटा, ये है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। हिंदी अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, झाड़ने के लिए नहीं, नहीं बेटा, फ्लैक्स मारने के लिए नहीं। चलो, फ्लैक्स मारना, इसको अंग्रेजी में शो ऑफ बोलते हैं, शो ऑफ। अब इसके लिए सिनोनिम बता रहा हूं, एक वर्ड ब्रैग होता है, ब्रैग। ठीक है, एक वर्ड होता है ब्रैगाडोशियो, ब्रैगा डबल डी सी आई ओ, ब्रैगाडोशियो। ठीक है, ये होता है बेटा वर्ड। मैं कुछ और वर्ड भी बता देता हूं आपको जब इतना वो आ गया। ठीक है, एक बेटा फॉक्सी वर्ड होता है, फॉक्सी। एक वर्ड कनिंग होता है। ठीक है, एक वर्ड बेटा ल्यूपाइन होता है। तो ल्यूपाइन का मतलब फॉक्सी, कनिंग, इसका मतलब ओवर स्मार्ट बेटा, ओवर स्मार्ट। ठीक है, ये रहता है। तो याद रखना बेटा ब्रैगेडोशियो। एक दो मीनिंग और बताता हूं आपको। तो मैं किसी को कुछ मीनिंग पूछना हो तो बताएं। सर एक्सेप्ट एक्सपेक्ट में डिफरेंस बता दिए, वेरी गुड, ये अच्छा सवाल है बेटा, ये मैं बताता हूं आपको। वोकैब को कुछ भी पूछो, ए डबल सी ई पी टी और ई एक्स सी ई पी टी, ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताता हूं। और किसी का सवाल है बताओ, और कुछ? ये दोनों डिफरेंस बता दूंगा। एक और है बेटा, आपने तो ए ई एक्स पी ई टी लिखा है, मैं एक और लिख दिया उसमें, ए डबल सी ई और एक और रहता है। और किसका सवाल है, जल्दी से लिखो। चलो देखो बेटा, मैं लिखता हूं। पहले इस बच्चे ने ये पूछा तो ये अच्छे से बता देते हैं। ठीक है, देखो पेन ले लेते हैं। एक रहता है बेटा ए डबल सी पी ई टी, ठीक है, और एक रहता है एक्सपेक्ट, और एक रहता है एक्सेप्ट। ये है बेटा, ये किसने पूछा था? मोहतसिन रेजा। मोहतसिन रेजा, अब सुनना बेटा, मोहतसिन रेजा का ये सवाल है, मैं बताता हूं। ये बेटा वर्ब है, ठीक है। अब मान लो बेटा ये है एक्सपेक्ट, इसको एक्सेप्ट बोलते हैं और इसको एक्सेप्ट, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। आपने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी इंस्टाग्राम पर, मोहतसिन रेजा ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी बेटा, ठीक है, और उन्होंने ये उम्मीद की थी कि वो फ्रेंड रिक्वेस्ट बेटा एक्सेप्ट हो जाएगी। फ्रेंड रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी? एक्सेप्ट। ये उनकी उम्मीद थी, तो जो उन्होंने उम्मीद करी वो एक्सपेक्ट था। ई एक्स पी ई सी टी, एक्सपेक्ट, इसका मतलब होता है उम्मीद करना, ठीक है, कुछ किसी से उम्मीद लगाना। तो एक्सपेक्ट किया
टू रिसीव, और इस एक्सपेक्ट का मतलब होता EXPET का मतलब होता उम्मीद लगाना बेटा, टू इमेजिन, टू गैस, टू गैस। तो मोहतसिन रेजा ने एक्सपेक्ट किया कि उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जिसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी उन्होंने क्या बोला कि एक्सेप्ट मोहतसिन, एक्सेप्ट मोहतसिन, मैं सबकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगी। तो जब आप ये EXCEPT लिखते हो तो इसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग। इसका मतलब क्या होता है बेटा, एक्सक्लूडिंग, छोड़ के, माइनस, माइनस। तो ये डिफरेंस होता है। मोहतसिन आपके समझ में आया? इस ये जो एक्सपेक्टेशन है बेटा, एक्सपेक्टेशन जो वर्ड है वो मैं लिखता हूं, दूसरे पेन से लिखता हूं, व्हाइट से। ये जो बेटा वर्ड है एक्सपेक्टेशन, उम्मीद लगाना, वो इस EXPET वाले से बना है। और वो जो एक्सेप्टेंस है बेटा, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन का एंटोनियम, जो कि आपकी मतलब ये जो एक्सेप्ट है ये रिजेक्ट का एंटोनियम है, जो कि आपकी रिक्वेस्ट हो गई, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस इस ACCEPT वाले का बेटा नाउन फॉर्म है, और ये एक्सेप्ट बेटा जो है ये बेटा, ठीक है, प्रेपोजिशन है। तो मोहतसिन आई होप इट्स क्लियर टू यू, ठीक है बेटा, समझ में आ गया बेटा? ये बात समझ में आई बेटा आपके? और पूछो। और किसी को कुछ? सर आ गया, वेरी गुड, समझाने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया सर, शुक्रिया शुक्रिया। और बेटा किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछो, कोई भी डाउट, कोई भी वर्ड जो तुमने सुना हो, पढ़ा हो अभी तक, गूगल पे, पिंटरेस्ट पे। मोहतसिन का आई होप डाउट मैंने क्लियर कर दिया। और किसी को हो बेटा? डिफरेंस बिटवीन इनटू एंड अंडर, ऑल राइट, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इनटू एंड अंडर। और बताओ बेटा? वेरी गुड, चलो मैं ये बता देता हूं, डिफरेंस बिटवीन इनटू एंड अंडर, ये भी मोहतसिन के ऊपर ही बता देंगे। देखना बेटा, पहले तो मैं आपको इनटू का डिफरेंस बताऊंगा, इनटू क्या होता है, फिर हम ओवर अंडर एव बिलो वाला पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। इनटू इज अ प्रेपोजिशन एंड दिस इज अ प्रेपोजिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रेपोजिशन है बेटा, और मोशन की प्रेपोजिशन है, मोशन की प्रेपोजिशन है। अब ट्रांसफॉर्मेशन और मोशन से मतलब क्या है बेटा, वो देख लें हम। देखो बेटा ऐसे लेगा, मोहतसिन, मोहतसिम, ठीक है, कन्वर्टेड हिज, खून से लिखा लव लेटर, खून से लिखा भोजपुरी लव लेटर, ऐसे हिंदी वाला लव लेटर ऐसे लिख लो बेटा, हिंदी लव लेटर डैश इंग्लिश, ये लिखा बेटा आपने इंग्लिश, ठीक है। तो अभी देखो बेटा, आपने क्या करा, खून से लिखा, हिंदी एक लैंग्वेज है, उसको आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया इंग्लिश में। ट्रांसफॉर्मेशन किसी का भी हो बेटा तो उसमें हम इनटू लिखते हैं, इनटू। तो मोहतसिम कन्वर्टेड हिज, खून से लिखा हिंदी लव लेटर डैश इंग्लिश, तो इनटू लिखो बेटा यहां पर, इनटू, ठीक है। एक और बता देते हैं बेटा, द मैजिशियन, मोहतसिम मैजिशियन हो गया बेटा, द मैजिशियन changed the mouse dash cat, द मैजिशियन चेंज द माउस डैश कैट। अब उसने चूहे को बिल्ली बना दिया, ये भी तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, इनटू आ जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई? तो ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसी तरीके से मोशन वाला भी है बेटा, मोशन के लिए भी, ठीक है। इनवर्ड मोशन,
इनवर्ड मोशन, द कैट जंप्ड इन, अगर वो अंदर जा रही है तो द कैट, मैं से मोटेशन बेटा आप बाहर खड़े हो और कुआं है, अगर आप कुएं की दीवार पे खड़े हो और अब अंदर कूद रहे हो तो मोतसिम जंप्ड इनटू द वेल। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कुएं में ही हो, कुएं के अंदर हो बेटा आप, जैसे अब मैं मोतसिम, मैं ये कुआं है नीचे और मैं ऊपर खड़ा हुआ हूं, अब मैं कुएं में कूदूंगा तो दिस इज इनवर्ड मोशन, ठीक है, मीडियम का चेंज हो रहा है, तो अब मैं यहाँ पे इनटू कहूंगा, ठीक है, लेकिन मैं ऑलरेडी कुएं में हूं और वहीं पर ही कूद रहा हूं तो दैट इज नॉट इनटू, तब मैं इन बोलूंगा। इज इट क्लियर बेटा मोतसिम? ठीक है, और बताओ किसका डाउट है? डिफरेंस बिटवीन इनटू अंडर, बताओ बेटा, चलो इनटू का मैंने बता दिया, और पूछो। सर तो बिल्ली चूहे को खाएगी तो कैनाबिलिज्म। नहीं बेटा, दिस इज नॉट कैनाबिलिज्म, लेट मी टेल यू व्हाट इज कैनाबिलिज्म, ठीक है। कैनाबिलिज्म, कैनाबिलिज्म का मतलब होता है जब सेम टाइप ऑफ स्पेशीज फीड ऑन करते हैं सेम टाइप ऑफ स्पेशीज पर ही, मतलब जैसे डॉग है, डॉग डॉग को खा रहा है, ठीक है, बिल्ली बिल्ली को खा रही है, इंसान इंसान को खा रहा है, लिटरल सेंस में, दैट इज कैनाबिलिज्म, व्हेन सेम टाइप ऑफ स्पेशीज कंज्यूम और फीड ऑन द सेम काइंड ऑफ स्पेशीज। सर मेरा एक क्वेश्चन था, बिल्कुल बेटा मोहतशिम, you can ask as many questions as you want. You must apply the judge for a pardon, इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? You must apply the judge for pardon, must apply judge for the pardon, for the pardon। चल बेटा मैं ये भी बता देता हूं, और बताओ और बताओ, अच्छा ये अच्छा सवाल है, ऊपर वाला मस्ट बेटा अप्लाई के साथ फॉर भी आता है, चलो पहले अप्लाई वाला बताते हैं, फिर आर लिटिल, द लिटिल, फ्यू और लिटिल के बीच में डिफरेंस बताएंगे, दैट्स वेरी गुड, शाबाश बेटा, ऐसी दो अच्छी बातें हैं। तो पहले हम मोहतशिम का सवाल बता देते हैं। कान थक गया, चलो फिर वो लिट फ्यू आ फ्यू द फ्यू वाला बता देंगे बेटा, ठीक है। चलें देखें, मोहतशिम अप्लाइड, देखो बेटा अप्लाई वर्ब के साथ मोहतसिम इस तरीके से आती है, मैं वो बता दे रहा हूं आपको। अप्लाई फॉर समथिंग, तो जब आप अप्लाई फॉर लिखते हो बेटा, ठीक है, तो वहां पर होता है बेटा फॉर्म भरना, फिल अ फॉर्म, टू फिल अ फॉर्म, और जब आप अप्लाई के साथ टू, अप्लाई टू सम का मतलब होता है डेडिकेट कर देना। अब वो सवाल देखते मैं बताता हूं आपको, कहां गया उसका, यू मस्ट अप्लाई द जज फॉर पार्डन, फॉर द पार्डन होगा, और ये वाली वर्ब नहीं लिख रही, गलत है ये, ठीक है। अब आए लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ये देखो ये वाला बताते हैं। तो अप्लाई के साथ फॉर प्रेपोजिशन भी लिखी जाती है और टू भी लिखी जाती है, जब अप्लाई टू होता है तो उसका मतलब डेडिकेट होता है, ठीक है। चलो ये ऐसे करके वो रहता है, वो वाला सेंटेंस गलत है बेटा आपका। चलो इधर देखना, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, देखो भाई मोहतसिन, लिटिल का मतलब होता है बेटा ऑलमोस्ट नो, आ लिटिल का मतलब सम, लिटिल एक नेगेटिव वर्ड है और ये एक पॉजिटिव वर्ड है, और द लिटिल का मतलब ऑल। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, उससे सब लोगों के समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो बेटा मोहतसिन, आपको 10 रुपए की जरूरत है, 10 रुपए की जरूरत है, आप जो है बेटा वो अप्पी के पास गए और अप्पी से कहा अप्पी मुझे 10 रुपए दे दो, मुझे एक पेन खरीदना है, लेकिन अप्पी के पास 3 रुपए पड़े हुए हैं, 3 रुपए, तो अप्पी क्या कहेगी, आई हैव लिटिल मनी, आई हैव लिटिल मनी, तो उससे तो काम नहीं चलने वाला। फिर आप अम्मी के पास गए, आपको 10 रुपए की जरूरत थी बेटा, अब आप अम्मी के पास गए, अम्मी के पास 7 रुपए पड़े हुए हैं, तो अब अम्मी क्या कहेंगी, अम्मी कहेंगी आई हैव आ लिटिल मनी,
और अप्पी कहेंगी आई हैव लिटिल मनी बेटा। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं बेटा, सुनना। जैसे आपको बेटा जो है वो 750 केजी 750 ग्राम ऑफ बिरयानी में आपका पेट भरता है, मेरा पेट भर, ठीक है, या आपका पेट भरता है। अब आप किसी दुकानदार के पास गए, उसके पास 300 ग्राम बिरयानी बची हुई है, ठीक है, तो अब दुकानदार क्या कहेगा कि ही हैज लिटिल बिरयानी। दूसरे दुकानदार के पास गए, आपका तो 750 में बढ़ता है, उसके पास 500 ग्राम ऑफ बिरयानी बची हुई है, तो वो कहेगा कि ही हैज आ लिटिल बिरयानी। तो बेसिकली जब आप लिटिल और आ लिटिल का इस्तेमाल करते हो तो लिटिल का मतलब ऑलमोस्ट नो, इट कन्वेज नेगेटिव सेंस, एंड आ लिटिल का मतलब सम, इट कन्वेज पॉजिटिव सेंस। मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूं, देखो मान लो कि आप किसी से इंस्टाग्राम पर 2-3 साल से बात कर रहे हैं, ठीक है, और अब आपने उससे आखिर में पूछ लिया कि डू यू हैव फीलिंग्स, ये सवाल पूछा बेटा आपने, इसका आंसर जवाब बताएंगे मोहतसिन। आपने सवाल पूछा बाबू डू यू हैव एनी फीलिंग फॉर मी, डू यू हैव फीलिंग्स। अब मोहतसिन आप बताना बेटा, अगर सामने से ये जवाब आया कि लिटिल फीलिंग्स, अगर ये लिख के आया जवाब में लिटिल फीलिंग्स, ठीक है, तब आपको खुश होना चाहिए या फिर आपका चेहरा उतर जाना चाहिए, बताओ। ये बताओ, how does the use of unreliable narrators in literature affect the reader's perception of truth? Can you give examples from both classic and modern text? But गूगल से कॉपी पेस्ट मार क्या करा, ये बताओ। देखो बेटा, तो अगर बोला लिटिल फीलिंग्स तो लिटिल का मतलब ऑलमोस्ट नो, नेगेटिव मीनिंग, तब आपको होना चाहिए सैड, सैड होना चाहिए, ठीक है। और अगर जवाब आया बेटा आ लिटिल फीलिंग्स, आ लिटिल फीलिंग्स, तो आ लिटिल पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है, तब आप स्माइल कर सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो लिटिल कन्वेज नेगेटिव सेंस, आ लिटिल कन्वे पॉजिटिव सेंस, ठीक है बेटा। और जब आप द लिटिल का इस्तेमाल करते हो, द लिटिल का, तो द लिटिल ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, इसका मतलब होता है ऑल, जितना है उतना। जैसे कि मैंने ये वाला एग्जांपल दिया कि अप्पी के पास आप गए थे, तो अप्पी के पास 3 रुपए थे, आपको 10 रुपए की जरूरत है, तो अप्पी ने 10 रुपए के रेस्पेक्ट में देख के बोला कि शी हैज लिटिल मनी। अम्मी के पास 10 रुपए थे, सॉरी अम्मी के पास 7 रुपए थे, आपको 10 रुपए की जरूरत थी, अम्मी ने 10 रुपए के रेस्पेक्ट में देख के बोला आ लिटिल। अगर वहीं बेटा आपको 100 रुपए की जरूरत होती और अम्मी के पास अब भी 7 रुपए है, तब अम्मी क्या बोलती, अब अम्मी आ लिटिल नहीं बोल पाती, अब अम्मी क्या बोलती बेटा, लिटिल। So when you use little or little, these convey positive and negative sense. And whether something is positive or negative, it depend upon the context. Context पे depend करता है। Is it clear? तो मैं आपको एक बार लिख भी देता हूं बेटा, इसको देखना। लिटिल, लिटिल का इस्तेमाल आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हो, और वही सेम मीनिंग फ्यू का होता है, बट इसका इस्तेमाल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हो। और लिटिल और फ्यू दोनों का मीनिंग सेम होता है, दैट इज ऑलमोस्ट नो, ऑलमोस्ट नो, निगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। आ लिटिल और आ फ्यू का मीनिंग सेम होता है बेटा, आ लिटिल और आ फ्यू का मीनिंग सेम होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। और द लिटिल और द फ्यू का मीनिंग सेम होता है, द फ्यू का मीनिंग सेम होता है, इसका मतलब ऑल होता है। इज इट क्लियर बेटा, इज इट क्लियर? शाबाश। तो आ लिटिल में आप स्माइल करोगे, लिटिल में यू शुड बी सैड। मुसब बेटा, अनरिलायबल वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, रिलायबल का मीनिंग पता होना चाहिए, रिलाई। तुम्हारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो देखो, अनरिलायबल एक वर्ड होता है बेटा रिलाई, ये जो मैं बता रहा हूं वो याद रखना, रिलाई, डिपेंड, बैंक, काउंट, ठीक है, इनके साथ ऑन प्रेपोजिशन इस्तेमाल की जाती है।
rely on something, depend on something, bank on something, count on something, insist, insist के साथ on लिखी जाती है, ये याद रखना। और वो जो अनरिलायबल वर्ड है वो रिलायबल वर्ड से बना है। रिलायबल इज एन एडजेक्टिव जो कि रिलाय वर्ब से बना है। ये वाली बातें याद रखो। सर फिजिक्स आती है आपको? नहीं बेटा, मैंने फिजिक्स पढ़ के छोड़ दी, मुझे नहीं आती। इंग्लिश भी नहीं आती बेटा। और बताओ, और किसी का क्वेश्चन? बताओ बेटा। और अभी सर जो है आपको फ्रेजल वर्ब की कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब शेयर करेंगे, ठीक है? हैंड रिटन है, वो याद कर लेना, उनमें से एक दो आ सकती है। बोलो बेटा। शारिक सर को फिर बुला लो। 2 घंटे हो गए, 2 घंटे बुला। अब किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट, क्वेरी? वालेकुम अस्सलाम। सर ह्यूमन का सिनोनियम्स क्या होगा? अच्छा, जो मैं बता रहा हूं वो याद रखना। एंड्रॉइड, एंड्रॉइड लाइक अ ह्यूमन, ये वाली बात याद रखना। एंड्रॉइड, एंड्रॉइड लाइक अ ह्यूमन। सर आपने अपने बारे में कुछ बताइए। चलो मैं अपने बारे में बता देता हूं बेटा। वो पूछते हैं गालिब कौन है, कोई हमें बतलाए, हम बतलाएं क्या? काजिम वकील नाम है बेटा मेरा, ठीक है? लॉ चल रहा है यहाँ से, और 6th क्लास में मैं यहाँ पर आया था अलीगढ़ में 2011 में, सिटी स्कूल में। 14 साल हो गए यहीं एएमयू में रहते हुए, ठीक है? इतना ही काफी है, तो ये बात याद रखना। ह्यूमन, एंड्रॉइड बेटा, एंड्रॉइड लाइक अ ह्यूमन। 2 घंटे हो गए, हाँ खत्म कर दे, एंड कर दे इन स्ट्रीम। ये कुछ पूछ रहा, मैं भी, चले मैं भी